नमस्ते, गुड इवनिंग, मिंगलाबा। आप सभी का स्वागत है कैंडी विद दशरथ में, ब्रॉट यू बाय रॉयल कोटॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका सपोर्ट, एनकरेजमेंट काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए। उस कारण हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं आगे। आपका जो व्यूज़ मिले हमें विदाउट मच प्रमोशन, सारे ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। मोस्ट इनकरेजिंग बात इसमें है कि वॉच आवर्स, यानी कि जितना समय आपने टीवी पर बिताया है या आपके यूट्यूब ऐप में बिताया है, वो काफ़ी इनकरेजिंग है। दैट शोज़ कि आप ये डिटेल में शो देख रहे हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर रामनिवास जी। भारतीय मूल के लोगों में काफ़ी सम्मान से ये नाम लिया जाता है। इन्होंने अपना जीवन भारतीय मूल के लोगों के हित में, उनकी शिक्षा, भारतीय संस्कृति का प्रचार, संस्कृत भाषा का प्रचार म्यांमार में, इन सब कामों में अपना जीवन समर्पित किया है। लगभग 20 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग म्यांमार में रहते हैं और सभी डॉक्टर रामनिवास जी का नाम काफ़ी सम्मान से लेते हैं। उनके सामाजिक कार्यों की वजह से, उनका संस्कृत भाषा के योगदान की वजह से भारत सरकार ने जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिन के दौरान, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, उस मौके पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान, इस अवार्ड से डॉक्टर रामनिवास जी को नवाजा है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती आज हमारे शो पर मौजूद है। सर के आने से आज मेरे मंच की गरिमा बढ़ी है और आई एम श्योर आप उनके बारे में डिटेल में जानना पसंद करेंगे, बिल्कुल कैंडिड, अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना एपिसोड डॉक्टर रामनिवास जी के साथ। तो चलिए हम अपने पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जान पहचान। इसमें हम अपने अतिथियों का आपसे परिचय कराते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो हम जानेंगे डॉक्टर रामनिवास जी को कैंडिड वे में, अनफिल्टर्ड वे में। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका जो नाम है डॉक्टर रामनिवास, भारतीय नाम है, किंतु आप म्यांमार के सिटीजन हैं। तो जितने आप म्यांमार के हैं, हम भारतीय उतना ही समझते कि आप भारत के भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर रामनिवास जी और उनका जो परिवार है, उनका भारत से क्या संबंध है? आप भारत में कहाँ से हैं? वो प्रवास में आपका जानना चाहूँगा सर। नमस्कार। मेरा वैसे हिंदू नाम तो अपना रामनिवास है, लेकिन बर्मिस नाम भी है मेरा, और वो है लाठुन। लाठुन का अर्थ होता है, ला का अर्थ होता है सुंदर जी, और ठुन का अर्थ होता है प्रकाश, सुंदर प्रकाश। और ये बहुत बचपन में, मैं 13-14 साल का हूँगा तब, एक मंक आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, और उन्होंने मेरे को ये नाम दिया था, लाठुन। तब से मेरा बर्मिस समाज में इसी नाम से ही जाना जाता है। और आजकल के हिसाब से तो मेरा दोनों नाम है, मतलब डॉक्टर रामनिवास अलाइस डॉक्टर लाठुन। ओके। और मेरे परिवार के, मेरे पूर्वज जो है वो बिहार से, आज के बिहार कहना ही ज़्यादा उपयुक्त है, वहाँ से आए थे और आकर के यहाँ चौथगांव में ही बसे, खेती किसानी में रहे, और आज छठी पीढ़ी चल रही है हमारे। छठी पीढ़ी। तकरीबन सर कितने सालों पहले आए होंगे आपके पूर्वज यहाँ पर? ये 1885 के बाद में। 1885, तकरीबन 130 साल से ज्यादा हो गया है। काफी लंबा समय हो गया है। तो उसके पहले तो जब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तक तो लोगों का आना जाना था। हाँ। फिर मेरे दादाजी तक आना जाना हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरे पिताजी कभी गए नहीं, और फिर मैं यही के बन के रह गए। तो आपका परिवार से कोई जो आपके रिलेटिव्स वगैरह कुछ भारत में है अभी भी? स्वाभाविक है, रिलेटिव तो है, लेकिन अब इतना जान पहचान रहा नहीं, क्योंकि काफी अंतर आ गया है। जी सर। यहाँ से जो गए हैं, जी, जाके वहां फिर से बसे हैं, हाँ, उनके साथ में है, उनके साथ में संबंध आपके आज भी कनेक्ट आज भी है। तो आपका
इस दौरान कभी आप भारत अक्सर जाया करते हैं, तो कभी आपका जाना हुआ आपके पूर्वजों के जगह पर या ज़मीनों पर या आस-पास एक गाँव बार में? एक बार गया अच्छा, एक बार गया, लेकिन घर पर कोई मिला नहीं। जी। और बच्चे मिले, कुछ घर में रहने वाली महिलाएं मिली, जी सर। तो बहुत ज्यादा तो क्या बात हो सकती है उनके साथ। ओके, और थोड़ा परिचय उर्चय करके और बताओ करके मैं आ गया। उसके बाद नहीं जाना हुआ मैं। नहीं जाना हुआ उनका। तो सर आपका एजुकेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी कमांड है आपकी सांस्कृतिक विषयों पर। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशन है, जो आपका शिक्षण है, शिक्षा है, इसी से रिलेटेड है या किसी और फील्ड में आपने एजुकेशन ली है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, यहाँ जब हम मैं पैदा यहाँ हुए तो गांव में रहते थे। अभी भी हमारा गांव है, हमारा परिवार भी है। जी सर। तो गांव के स्कूल में, हिंदी स्कूल से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। म्यांमार में हिंदी स्कूल में? हाँ, उस समय था गांव गांव में हिंदी स्कूल, या 2-3 गांवों के बीच में एक हिंदी स्कूल हुआ करता था, अच्छा जी। जहाँ हिंदी विद्यार्थी अपने जाकर पढ़ते थे। वैसे ही मेरी भी शिक्षा वैसे हुई। गांव में 3री कक्षा तक मेरी पढ़ाई हुई। जी सर। और उसके बाद में फिर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए, बर्मिश पढ़ने के लिए, जी। कि अब जाके बर्मिश पढ़ो। तो बर्मिश पढ़ने के लिए मैं शहर में आया, और मेरे ताऊ जी रहते थे, वहीं पर रह करके मैंने पढ़ाई शुरू किया बर्मिश में। जी। 12 साल की आयु होगी उस समय। जी सर। तो बर्मिश अभी बेसिक पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद में फिर एक बाबा जी मिल गए, और उन्होंने मेरे दादाजी को कहा कि इस बच्चे को आप संस्कृत पढ़ने के लिए भेजिए। हाँ जी। और हम संस्कृत विद्यालय शुरू किए हैं। तो उसी समय संघ के द्वारा एक अनुसांगिक संगठन से संस्कृत विद्यालय शुरू हुआ था। जी। तो मैं आधा बर्मिश, फिर आधी हिंदी, फिर थोड़ी सी संस्कृत, ऐसे करके मेरे जर्नी शुरू हुई पढ़ाई की। अच्छा। तो दिन भर बर्मिश पढ़ना, शाम को संस्कृत हिंदी पढ़ना, हम्म। और फिर रात के समय में जा करके थोड़ा संस्कृत संस्कृत पढ़ना। पढ़ना। और अंततः फिर बाद में 1 वर्ष के बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि पूरे संस्कृत पढ़ना, और बाकी सब छूट गया। अच्छा। हाँ, तब से संस्कृत चलते 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 मैं लगभग संस्कृत के यहाँ के भारतीय विद्या भवन मुंबई का जो उसकी परीक्षा हुई, तो उसकी मेरी प्रवेशिका तक की परीक्षा यहाँ हुई। यहाँ पर हुआ। हाँ, ओके। प्रवेशिका। और फिर पूर्व मध्यमा पढ़े। पूर्व मध्यमा पढ़ने के बाद में फिर अब यहाँ कोई था नहीं। फिर संघ की योजना से ये हुआ कि नहीं, भारत जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे हिंदू है तो उसके लिए संस्कृत जरूरी है। बिल्कुल सही। हर बात के लिए, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसके लिए संस्कृत की आवश्यकता है। जी। तो बिना संस्कृत और संस्कृति नहीं, और बिना संस्कृति कोई पहचान नहीं। जी। तो इसलिए संस्कृत के बेस करके ये हुआ कि जाकर भारत पढ़ना चाहिए। और मैं जाकर फिर संघ की योजना से गए भारत, जाकर वहां पढ़ाई किया। राजस्थान, जयपुर में रहा मैं। जी। वहाँ राजस्थान में दादू महाविद्यालय, वहां से मैंने पढ़ाई की शास्त्री तक, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय से अंतर्गत से शास्त्री तक पढ़ाई हुई। और उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई हुई मुंबई में। मुंबई में? अच्छा। मुंबई में मेरी संस्कृत से ही एमए और पीएचडी, ये 2 हुई। और लगभग 11-12 साल की अवधि गई ये पढ़ाई में करके। मैं यहाँ से 83 में गया था, और 94 में मैं वापस आया पढ़ाई 11 साल। करके। तो 11 साल आप मुंबई में रहे? भारत में। भारत में भारत। पूरा जयपुर, मुंबई, हाँ, ये 2 ये जगह। तो हाँ, मेन तो क्योंकि जहाँ पढ़ाई हुई है वहीं ज्यादा समय गया है। जी बिल्कुल सही है। बाकी तो प्रवास, भ्रमण, अलग अलग प्रशिक्षण देखना, भारत को जानो, वो अपने आप में एक बड़ी जिज्ञासा रहती थी। हाँ, क्योंकि आपका मूल वहां से है तो ऑटोमेटिकली आप में आ मूल की बात उतना मेरे मन में कभी नहीं रहा। जी। भारत को जानना ये मेरे बारे में मूल रहा है। बिल्कुल सही है। भारत जाने तो मूल उसी में आ जाता है, भारत में मूल है। बिल्कुल सही है। मूल अलग से जानना, यानी मेरे मन में होता है, लोगों जिज्ञासा होती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ कभी अच्छा नहीं रहा है कि मूल ही जाने। मूल तो क्या, हम हिंदू है, बस मूल है हमारा। मूल है कि और जो हिंदू है वो भारत से है, ये भी मूल है। जी बिल्कुल निश्चित सही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अच्छा। तो इसलिए भारत को जाना, तो उस हिसाब से मैं अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग जो
सांस्कृतिक धार्मिक से संबंधित जो अपने स्थान है जी उन सर। स्थानों का एक बार कम से कम दर्शन अपने जीवन में हो, इतना मैंने जितने अपने को समय उपलब्ध हुआ उतना प्रयत्न किया है, बढ़िया रहा ये सर। रहा है। और पढ़ाई हो जाने के बाद में फिर जैसे मैं यहाँ आ गया, संघ की जिम्मेवारी रही देश भर की, और उसके बाद में सन 2000 में आया कि आप इतने पढ़ाई हुई है और कुछ तो योगदान इस देश के लिए भी होना चाहिए। जी सर। तो हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने मुझे को कहा था कि अगर कहीं ऐसा समय मिलता है जी सर। तो ठीक है, समाज का काम तो चलता ही रहेगा, वो तो अपना मुख्य काम है ही, लेकिन जो ज्ञान है, जो शिक्षा प्राप्त हुई है, उसका भी उपयोग कहीं न कहीं जिस देश में रहते हैं उस देश के लोगों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी संस्कृति है यही संस्कृति। और एक अच्छाई होती है किसी भी इंसान की, जहाँ पर हम बड़े, आपका दायित्व उस चीज के लिए भी, उस जगह के लिए भी, मातृभूमि के लिए आपका होना चाहिए। मातृभूमि के लिए, कर्मभूमि, मातृभूमि दोनों के लिए आपका दोनों। होना चाहिए और आपने बिल्कुल सही किया। तो उसके लिए फिर मैं रघुन विश्वविद्यालय में ये आया कि भाई आप अगर अपनी सेवाएं दे सकते हैं जी सर। तो हम चाहेंगे कि पढ़ाएं। तो पीएचडी वालों के लिए प्रीलिम कोर्स होता है जी। 1 साल पहले पढ़ने का, उस काम के लिए मैंने हाँ किया, सलाह मशविरा करके सबसे विचार विमर्श होने के बाद में मैंने हाँ किया और फिर तब से जाकर के पढ़ा रहा हूँ। अब धीरे धीरे तो पढ़ाने की दायरा इतना हो गया कि मैं पढ़ाऊं तो सारे सप्ताह पूरे महीने भर पढ़ाते ही रह जाऊं, लेकिन अपने संघ का या समाज का जो मुख्य काम है वो भी करना है और दूसरी तरफ ये अध्ययन अध्यापन का काम भी करना है। तो आज के दिन में मैं रघुन विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाता ही हूँ। जी सर। साथ साथ में एक बौद्ध भिक्षुओं के भी विश्वविद्यालय है, अच्छा। हाँ, वहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। और इंटरनेशनल थेरवाद बुद्धिस्ट मिशनरी यूनिवर्सिटी भी है, ओके। वहाँ भी मैंने संस्कृत पढ़ाया है। तो सर ये विद्यार्थी जो होते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, ये भारतीय होते हैं या? नहीं, सब बर्मिस मूल के होते हैं, सब बर्मिस मूल के हैं। तो उनके और प्रति विशेष करके ये जो है ये तो भिक्षु लोगों की है। हाँ तो जी। भिक्षु यानी बौद्ध भिक्षु, हाँ। और बौद्ध भिक्षु बोलने से तो सब यहाँ के लोकल म्यांमार के लोग। म्यांमार के हैं यहाँ के। मेरे लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए कि उनमें संस्कृत के प्रति इतना आदर और जिज्ञासा कैसे? ऐसा है कि बौद्ध धर्म प्रधान देश है ये। जी सर। और अलग अलग जो धर्म है जिनको हम धर्म ही कहते हैं, मैं अपने हिसाब से तो मैं अलग धर्म नहीं मानता हूँ। जी सर। ये सब हमारे ही भारत के ही है, भारतीय संस्कृति या भारत धर्म, दोनों के प्रिंसिपल एक ही लगभग है। एक ही है, एक ही भूमि से है, इसीलिए सबका एक ही है। हिंदू के लिए संस्कृत है, जैन के लिए प्राकृत है, बौद्ध के लिए पाली है। जी सर। और ये सबका संबंध संस्कृत से है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए पाली पढ़ते हुए भी या प्राकृत पढ़ते हुए भी किसी भी पढ़ने वाले को अगर कहीं समस्या आती है, कोई समाधान चाहिए, तो उसको संस्कृत भाषा में ही जाना पड़ेगा। तो संस्कृत ही मूल है, सब संस्कृत ही मूल है। अच्छा। इसीलिए संस्कृत के बारे में बड़ी जिज्ञासा रहती है। अच्छा। हाँ, बहुत जिज्ञासा है बहुत। और उसके कारण से लोग जितने भी विशेष करके बौद्ध भिक्षु हैं, बर्मा में बहुत सारे ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का, ज्योतिष के ग्रंथों का, आयुर्वेद के ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का, ये सब संस्कृत से बर्मीस में अनुवाद हुआ है। अच्छा। हाँ, यह इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के भिक्षु लोग संस्कृत जानते थे या जाकर के भारत में अध्ययन करते थे और फिर आकर के और फिर संदेश यहाँ पर लोगों को दिया। बहुत बढ़िया। एक अच्छी चीज मैंने देखी अभी यहाँ पर, जो मुझे सरप्राइज था मेरे लिए काफी, कि यहाँ पर हिंदी स्कूल हुआ करते थे, अभी भी होते हिंदी स्कूल, किंतु शिक्षा के लिए, आपके एकेडमिक्स के लिए भी हिंदी में अध्ययन किया जा सकता था। डॉक्टर रामनिवास जी 3री कक्षा तक हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए। और एज अ सरप्राइज सर, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत अच्छा जर्नी रही आपकी एजुकेशन की सर। सर मैं आपके अभी परिवार के बारे में जानना चाहूंगा कि अपने भारत में तो बताया कि अभी दूर के रिश्तेदार होंगे या शायद उनसे संबंध नहीं है, मैं आपके म्यांमार में जो परिवार है आपका, उसके बारे में जानना चाहूंगा। परिवार में कौन कौन है
वो क्या करते हैं? और आपका जैसे आपने वो खेती करते हैं, उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहूंगा सर। वैसे परिवार तो हम तो संस्कृत वाले हैं, इसीलिए हम तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जी, सारा ही हमारा परिवार है, सारा विश्व हमारा सारा परिवार। विश्व परिवार है। जी, बर्मा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम हिंदू और बौद्ध, मैं व्यक्तिगत तौर पे अलग नहीं मानता हूँ दोनों को। मेरा भी यही कहना हाँ। है। प्रिंसिपल सेम है हाँ। और लोगों की विचारधाराएं, संदेश सेम है। सबसे सब सामान्य है, जी सर। एकदम समान रूप से है, कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद कहाँ होता है कि जब एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो भेद रहता है, बिल्कुल। जब एक दूसरे को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो कोई अंतर नहीं हो नहीं है। रह गई बात कि लौकिक बात, तो लौकिक बात से ठीक है कि मेरे माता पिता के द्वारा जो हम सब भाई बहन हैं, वो उसको परिवार कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। कि उसमें तो परिवार में हम कुल 12 भाई बहन हैं। अच्छा, हाँ, और मैं वो- सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं। बड़ा है, 9 भाई 3 बहनें हैं, जी। सबका अपना अपना वो है। क्या वो भी आपकी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में या संघ के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, कुछ भाई तो जुड़े हैं, हाँ। कुछ भाई तो अपने उसमें हैं, अपने जैसे सामान्य नागरिक रहते हैं वैसे सामान्य है। वो यांगोन में है या चौथगा में? चौदहगांव में कुछ यहाँ पर भी है। अच्छा, वो अभी भी अपने परिवार का जो काम है, किसान। हाँ हाँ, माता पिता आपके हैं? माता पिता नहीं है। माता अच्छा। पिता मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1998 में हुआ था। अच्छा। और मैं उस समय भारत गया हुआ था, आकर के और ये सोचा था कि एक बार प्रवास करके आता हूँ, अच्छा। तब वापसी में घर जाऊंगा माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन जैसे मैं प्रवास में जहाँ मैं पहुंचा, पहुंचने ही था, तब अचानक मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया करके खबर आया। तो फिर वो प्रवास वो छोड़ वापस- करके घर गया, तो मैं 2-2.5 साल के बाद में गया था घर। अच्छा। हाँ। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में कुछ करें, या आपके माताजी का आपके ऊपर प्रभाव था या पिताजी का प्रभाव था? आपको ये मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस क्षेत्र में जाए, कि किसानी, आप किसानी कर सकते थे या फिर किसी और की तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर या किसी और क्षेत्र में जा सकते थे? इस पर्टिकुलर सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके प्रेरणा मेरे दादाजी रहे। अच्छा। मेरे दादाजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे सामान्य, लेकिन उनका एक प्रभाव था, उस इलाके में भी प्रभाव था, उनकी एक अपनी धाक थी। अच्छा। उनके मन में था कि पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे परिवार में ये भी था अच्छा। कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, ओके। ज्यादा पढ़ लेगा तो ये सर पे चढ़ जाएगा। नहीं, उनका ये था कि हमारे परिवार में कोई ज्यादा पढ़ लेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, ये हाँ, ये एक था। ओके। हाँ, कि कोई हायर एजुकेशन तक गया, यानी वो किसी न किसी कारण से, कोई व्याधि से, किससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अच्छा। हाँ, एक लिमिट रहता था, उस तक ही पढ़ना है। हाँ, उतने तक ही पढ़ना। तो मेरे दादाजी का भी था उतने कि उस लिमिट तक तो पढ़ना है। अच्छा जी, ओके। मेरे पिताजी को उन्होंने पढ़ाया है। उस समय जो हमारे परिवार हुआ करते थे गांव में, सबसे ज्यादा मेरे एक ताऊजी थे, वो ज्यादा पढ़े थे। अच्छा। वो कुछ होशियार थे, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये हमारे परिवार में आ गया कि ज्यादा पढ़ने से ये ऐसा हो जाएगा, अच्छा, जीवन पर संकट आ सकता है। है। इसलिए किसी को पढ़ने नहीं। मेरे पिताजी 9वीं क्लास तक पढ़े उस समय, अच्छा। जो हम लोगों को जानकारी है। उसके बाद में उनको नहीं पढ़ने दिया कि अब आगे नहीं पढ़ना। अच्छा। हाँ। तो मेरे बारे में भी यही था कि ज्यादा पढ़ना नहीं, काम चल जाए उतना भर पढ़ो, बाकी आगे नहीं जाना। आगे नहीं जाना। अच्छा। लेकिन फिर मेरे दादाजी एक थोड़े वो समझ रखते थे, उन्होंने मेरे को कहा कि तुम बहुत आगे नहीं पढ़ना है, बस करो। अच्छा। हमारे परिवार में ऐसा चलता नहीं है। जी। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, विद्या में और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक मन में धारणा बन गई है, हाँ, अंधविश्वास जैसी। हाँ। और होगा तो क्या होगा, जो लिखा है किस्मत लिखा है होगा। ओके। दादाजी मान गए। अच्छा। मान गए तो फिर चलते गए और पढ़ाई यहाँ तक हो गई। तो अगला सवाल सर आपसे है मेरा, क्या बहुभाषिक है? हम भी मैं भी मराठी स्कूल से हूँ, और हमें हमारी जो शिक्षक थे वो हमेशा कहते थे कि आपको अगर जीवन में आगे जाना है तो बहुभाषिक होना चाहिए। बहुभाषिक यानी आपको ज्यादा भाषाओं का तो ज्ञान होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ हिंदी, मराठी और इंग्लिश ही समझ पाता हूँ, बोल पाता हूँ, किंतु आप सर बहुत सारी भाषाएं जानते। मेरे जो ज्ञात है मुझे जो चीजें आपके बारे में, आप मराठी बहुत अच्छे बोल लेते क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहे।
आप हिंदी बोल लेते हैं, संस्कृत का आपको ज्ञान है, बर्मीज आता है, और जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा गैस है, पाली भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं। ये तो 5 मेरे हिसाब से। आप मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको कितने भाषाओं का ज्ञान है और कैसे? मैं ऐसा मानता हूं कि सब जितनी भी हम भाषाएं बोल रहे हैं वो सबके मूल में संस्कृत है। सारे भाषाओं के? सारे भाषा जी। इसीलिए संस्कृत के जानकारी होने के कारण मुझे लगता है कि मेरे लिए सारी भाषाएं समान है। वैसे जब तक मैं संस्कृत नहीं पूरा पढ़ पाया था, पूरे ज्ञान नहीं थे संस्कृत पे, फिर भी मेरे अंदर कहीं जन्मजात एक ऐसा कुछ था कि कुछ भाषाओं के प्रति मेरी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। अच्छा। हाँ, इसके कारण से, उन जिज्ञासाओं के कारण से लगभग भारतीय भाषाएं तो जितने भी है, अगर दक्षिण भारत की कुछ भाषा छोड़ दिया जाए, विशेष करके तमिल और केरल का मलयालम और कर्नाटक का कन्नड़ी अच्छा छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी भाषाओं में मुझे लगता है कि संस्कृति उनका मूल है, संस्कृत से जन्म लिया भाषा। जैसे हमारे मराठी हिंदी दोनों का जन्म संस्कृत से हुआ। संस्कृत से हमारे टीचर हमेशा कहा करती थी कि संस्कृत आपको आएगा। हमें 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में संस्कृत था। हाँ, वो सब जगह भारत में लगभग 10वीं तक तो सबको कंपलसरी पढ़नी ही पड़ती थी संस्कृत। अच्छा। लेकिन मेरे को क्या हुआ कि जैसे मैं राजस्थान में रहा, हाँ, तो थोड़ा बहुत मारवाड़ी, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा बोलता हूँ। अच्छा मारवाड़ी, अच्छा ठीक पूरा, है। अभी सर का पूरा, भाषा नम- का काउंट रखेंगे, आप रखिए। पहले तो बर्मीज आती है आपको, ये बर्मा से। संस्कृत का तो हम सर से बात कर रहे हैं। हाँ, मारवाड़ी मारवाड़ी आती है, मराठी आती है जी। मैं भोजपुरी, जैसे मेरी भाषा हाँ, में dialect है। बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन डायलेक्ट है। मेरे माता पिता की भाषा है, तो अभी तो बोलने में कठिनाई होती है क्योंकि बहुत समझ बरस पाते हो लोग। गया। पूरा समझता हूँ, कोई बोलता भी थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ी तो बोल भी चलो। लेता हूँ। भोजपुरी आपको बोले फ्लुएंटली नहीं आती, बट समझ पाते पूरी तरह से। तो 5 भाषाएं हो गई। हाँ, फिर पंजाबी समझ लेता हूँ, गुजराती समझ लेता हूँ, बंगाली समझ लेता हूँ, नेपाली समझ लेता हूँ। अच्छा। मौखिक रूप से जितना काम चल जाए, जितना अपनत्व हो जाए, उतनी भाषा उनके साथ संवाद करके मैं अपना गुजारा कर लेते। कर लेता हूँ। तो मेरे लिए एक्चुअली ये ब्रेकिंग और न्यूज कहा बाकी- जा सकते हैं। बाकी ये भी है कि अंग्रेजी एक काम चलाऊ भाषा है हमारे हिसाब से। हाँ जी। उसके पंडित तो नहीं है, लेकिन बोल लेते, समझ लेते, लिख संपर्क लेते के लिए एक भाषा है। जी। तो उसमें जहाँ जरूरत पड़ती है वहां बोलता हूँ। जी बिल्कुल सही। जहाँ जरूरत नहीं है, मैं एक शब्द का भी प्रयोग अपनी बीच के भाषा में नहीं करता। अच्छा। हाँ, मेरा एक सिद्धांत है। ये एक्चुअली मुझे पीड़ा देगी सर। एक्चुअली अभी हमारा क्या हुआ है कि मैं आपसे बोलने से पहले मैं इंट्रो में थोड़ा सा नर्वस था। जनरली नहीं, पिछले 3 एपिसोड में नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी का ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था। मुझे हिंदी 10वीं कक्षा तक थी हमारे यहाँ पर मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अंग्रेजी के बिना मैं पूरी तरह से कोई स्टेटमेंट पूरा नहीं कर पाता आज। और सभी का यही हाल है हमारे कारण। तो आपके सामने आपको कैसे फेस करूंगा वो डर था मुझे। जैसे आपने कहा कि एक्चुअली मुझे दिक्कत आती है। हम मेरे साथ बहुत सारे हमारे जो सेक्टर के लोग हैं उनको ये दिक्कत आती है सर, किंतु आपने उस भाषा को पूरा पराये देश में आकर जीवित रखा। ये काफी गर्व की और अभिमान की बात है हमारे लिए सर। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मैं पढ़ाऊंगा करके जीवन में कभी सोचा नहीं था। जी सर। कभी पढ़ाने लग गया। मैं ठीक है, एक कुछ समय के लिए ही जाता हूँ, सप्ताह में एक ही दिन जाता हूँ, और सवेरे से रात तक मैं पढ़ाता ही हूँ। कल यंगून विश्वविद्यालय में, यमो विश्वविद्यालय, वो स्टेट परियटी शासना यूनिवर्सिटी, अच्छा, महाविहारा धम्म विनय यूनिवर्सिटी, अच्छा, या बीच बीच में पहले पीएचडी वालों को पढ़ाने के लिए मांडले यूनिवर्सिटी भी जाता था। ओके। हाँ, ये सब अलग अलग मोनेस्ट्री में भी मेरे को बुलाते रहे हैं, अच्छा, उसके लिए भी जाता हूँ। तो मैं जिस भाषा पे बात करता हूँ फिर उसी भाषा में बात करता हूँ। मैं खिचड़ी बनाने का मेरा स्वभाव, मैं खिचड़ी खाने में बड़ा अच्छा लगता है, पर भाषा में नहीं, भाषा में नहीं, नहीं, जिस भाषा में बात करते हैं उसमें। अगर पाली में बात करूंगा तो मैं पाली में बात करूंगा, अच्छा, अगर मैं बर्मीज में बात करूंगा तो बर्मीज में, फिर उसमें अंग्रेजी नहीं आएगी। और जब अंग्रेजी में बात करूंगा तो फिर दूसरी भाषा का मिक्सअप अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा मेरा एक सावधान रहता है। और विशेष करके मेरा एक आग्रह पूर्वक कहता है कि हम लोग बहुत सारे भाषा बोलते बोलते हुए कभी क्या होता है कि हिंदी भी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं,
उसमें बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है, जी सर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। अच्छा, ओके। अगर अपनी भाषा में नहीं है तो आप दूसरे बोलो, कोई भी भाषा बोले उसे प्योर फॉर्म में, मतलब शुद्ध एकदम शुद्ध है, हाँ। शुद्ध बोलने का प्रयास शुद्धता करें। प्रयास करना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा। बिल्कुल। और ये ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। मुझे था कि सर को 4 से 5 भाषा ज्ञात है, किंतु अभी पता चला कि 10 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है सर को, और आज भी शायद उनकी जो जिज्ञासा है, शायद और कोई 10 भाषा आप उनके सामने लाएंगे तो शायद वो भी पढ़ लेंगे, बिकॉज हम जान रहे हैं कि सर को संस्कृति भाषा के प्रति काफी प्यार है, जिज्ञासा है, और ये बरकरार रखेंगे जरूर सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये पता चला आपके बारे में सर। अब मैं सर आऊंगा कि आपका म्यांमार में अनुभव, हालांकि आप म्यांमार में पले बड़े हैं, किंतु जब भारत से वापस आए तो आपका म्यांमार में क्या सफर रहा, आपने क्या किया, मैं वो जानना चाहूंगा। कि आपने पढ़ाना शुरू किया, किंतु मैं म्यांमार के बारे में खासकर जानना चाहूंगा कि आपके सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, म्यांमार और भारत के सांस्कृतिक जोड़ है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा विषय ही रहा है पीएचडी का, जी सर। जो मेरा शोध प्रबंध तैयार हुआ है वो था ही कि वैदिक पुराणिक सोर्सेस एंड बर्मीज मीथ एंड रिचुअल, तो दोनों का संगम, दोनों तो का ये काफी संगम इंटरेस्टिंग कहाँ टॉपिक तक है, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। कहाँ तक है, तो उससे और ये मेरे को प्रेरणा मिली मेरे यहाँ जिन्होंने हमारे पिता समान थे, प्रचारक थे संघ के, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में, जिनके छत्र छाया में हम पले बढ़े, उनका ये था कि ऐसे कुछ मूल चीज ढूंढना चाहिए जिससे दोनों देशों को, लोगों को लगे कि नहीं, हमारा जड़ क्या है। जी। तो उन्होंने ऐसी बात रखी कि ऐसा हो। फिर मैंने अपने गाइड से, वहाँ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी संस्कृत के भारत में, मुंबई में विश्वविद्यालय में, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कलीना में। अच्छा, हाँ, डिपार्टमेंट वहाँ था, हाँ। लेकिन हमको तो पढ़ने के लिए चर्च गेट भी जाना पड़ता था, जो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में, हाँ। वहाँ भी था। मेरी लाइब्रेरी का रिसर्च टेबल भी वही था, अच्छा, चर्च गेट पर ही। मेरे मन में एक सवाल है इसको लेकर सर। जैसे मैंने देखा है कि भारतीय मूल के लोग, जैसे आप किसान फैमिली से हैं, तो काफी दिक्कत होती उस समय पे विदेश में। भारत तो आपके लिए विदेश है, विदेश जाना, इतने सारी चीजों का मुश्किलात नहीं आई सर आपको फाइनेंशियली? अरे वो जब बताऊंगा तो वो जाना चाहेंगे सर, तो वो बिकॉज आपका जीवन प्रवास फाइनेंशियली तो हम इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने संगठन से जुड़े हैं, संगठन के बल पे थे, संगठन हमारे साथ में था, संगठन की छत्र छाया में थे, तो हमको वो सब चीजें का नहीं, लेकिन जरूर रहता है एक अपने घर में रह करके जिस प्रकार से बच्चा आनंदित होता है, वो कहीं किसी के यहाँ जाकर रहे तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। दिक्कत आता है। लेकिन सबसे मेरी समस्या क्या हुई कि जब भारत बर्मा से जब हम कलकत्ता पहुंचे, जी, आयु बहुत नहीं थी, पर 19 साल, 19.5 साल, 20 साल की आयु होगी मेरी, 20 साल की आयु थी जी सर। तो ऐसा लगा कि फ्लाइट अभी गई नहीं है, हाँ। यहाँ से इसी फ्लाइट से फिर भाग चले, यहाँ गुजारा नहीं होगा। क्यों सर? अरे वहां की भीड़, वहां की आवाजें, ऐसा लगता था कि चोर 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 की आवाज, साई 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 की आवाज आ रही है एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकले। ये जो सुखी देश है, हाँ, यहाँ पर यहाँ इतने शांति से कहीं कुछ नहीं, वहां जाते ही भीड़ देखा, ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, यहाँ हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, फिर कैसे भी शहर में पहुंचे, वहां पहुंचे कार्यालय पे, तो वहां के सह प्रांत प्रचारक थे, उनके पास जाते हैं, मैंने कहा कि मेरे को वापस जाना है, नहीं जाना है। तो बोले क्यों, अभी तो आए हो, क्यों जाओगे? मैं कहा नहीं, हमसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर, यहाँ के हालचाल तब तक आप मुंबई नहीं गए थे? कहीं नहीं, मुंबई तो नहीं, अच्छा, कलकत्ता। तो मुंबई कलकत्ता के हालचाल देखा कि प्लेटफॉर्म पे पानी गिर रहा है, लोग नहा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही, और थोड़ी सी गरीबी जो थी वो भी दिखाई दिया। तो बचपन में ये सब कल्पना नहीं थी जी। और यहाँ तो सब कुछ आराम से देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, सब ओढ़े पहने हैं, सब ठीक है। वहां जाके देखा तो नंगा बदन भी दिख रहा है, पानी गिर रहा है, लोग नहा रहे हैं, पुरुष भी नहा रहे हैं, महिलाएं भी नहा रही। वो देख कर क्या हो रहा है, हो गया कल्चरल शॉक, जो जिसे कहा जाता है, शॉक एकदम। तो मैंने वहां के सह प्रांतचारी से कहा कि ये तो हमसे नहीं होगा, तो हमको समझा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जब दिल्ली जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। तो मेरा एक बचपन से कोई बड़ा अगर कोई कुछ भी कह दे तो मेरे उस समय से स्वभाव है, सम्मान, किसी ने बड़े ने कह दिया तो उसका
सम्मान रखना है। सम्मान करना। तो उन्होंने कहा नहीं आप दिल्ली जाओगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ की बात भूल जाओ। हाँ। 1-2 दिन में फिर आपको दिल्ली जाना ही आप लोगों को। दिल्ली गए तो थोड़ा सा वहां फिर लोगों से मिलना जुलना हुआ, हमारे और प्रचारक थे, तो थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा। फिर दिल्ली में रहने के बाद में कुछ समय संघ शिक्षा वर्ग वगैरह किया, वहां रहा। उसके बाद में फिर मेरे पढ़ने के लिए तय हुआ कि कहाँ जाना है, तो हमारा जयपुर तय हुआ। तो मैं जयपुर चला गया। हमारे एक साथ गए थे, वो बनारस उनका पक्का हो गया, वो बनारस जाएंगे, हमारा जयपुर। तो मैं जयपुर चला गया। तो जयपुर गया तो फिर थोड़ा अच्छा लगा। और फिर तो रच बस गया। और ये हालत हो गई कि जाते समय ऐसा लगा कभी भाग चले, जब आने का समय आया तो लगा कि अब वहां नहीं जाएंगे, यही बस जाएंगे। यही बस अच्छा जाएंगे। अच्छा। और सचमुच में बड़े पीड़ा से हाँ। मन को भारी करके मैं भारत को छोड़ा। अच्छा। समय छोड़ना ही है, संसार तो सब कुछ हाँ। वो छोड़ना ही। जीवन प्रवास है, हाँ, हमेशा प्रवास है। बदलना। लेकिन मन में एकदम इतना रच बस गया था कि भारत भारत है। तो उस समय सर मुश्किलात फाइनेंशियल, जैसे आपने कहा कि संघ और जो आपके संगठन है उन्होंने आपको किया, वो तो मेरा भी अंदाज वही था कि काफी अच्छे काम के लिए जा रहे तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। किंतु आपको जैसे जैसे मुंबई में काफी महंगाई है चीजों में, दिल्ली कोलकाता ये काफी महंगे शहर है करीब, तो वहां पर हो पाया मैंने सर, कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं है? नहीं कोई डिफिकल्ट। देखिए ये तो कहते हैं कि मुंबई सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन जब मैं वहां था तो राजस्थान का जयपुर सबसे महंगा शहर माना जाता है। अच्छा। हाँ। ओके। जो गुलाबी नगरी, उसका नाम ही है पिंक सिटी। जी जी। वो सबसे भारत के सबसे महंगा शहर यानी जयपुर। अच्छा। वहां भी रहा, लेकिन कोई हमें समस्या नहीं समस्या नहीं है कोई फाइनेंशियल तो बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि इतने मित्र इतने परिवार सब जुड़ गए। सब मेरे को कभी ऐसे लगा नहीं कि अपने परिवार से दूर है, तो इसलिए वो समस्या नहीं रही। और मुंबई में जब रहा तो बाकी हमारा ठीक है, संघ के काम करते हुए वो सब चलता रहा। मेरे पढ़ाई के बारे में कभी कभी कुछ पैसे लगते थे, आवश्यक होते थे, तो हमारे बर्मा से जो वहां गए हुए स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, उनसे मदद हो जाती थी। वो पूरी कर देता, हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। उनको इतना समझ रहता था कि ये पढ़ रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ लगता होगा। तो ये मैं दर्शकों को बता, संघ की एक अच्छी बात सर ने कहा कि किसान फैमिली से होने के बावजूद जो आर्थिक जो फाइनेंशियल कभी दिक्कत आने नहीं दी, इनके मित्रों ने, इनके परिवार ने और इनके संगठन ने, ये काफी अच्छी बातें हमने नोट की है। तो सर फिर से हम आते हैं आपका, मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर रामनिवास, जो आपने कहा कि आपका पीएचडी का थीसिस का विषय जो था कि भारत और म्यांमार के मूल के बारे में था, धार्मिक सांस्कृतिक जोड़ के बारे में, तो डॉक्टर रामनिवास जी कैसे उसे जोड़ते हैं? मुझे आपके थीसिस के बारे में और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमारे फैमिली ऑडियंस है, कि हमारी संस्कृति का क्या मोल है और भारत और म्यांमार कैसे जोड़ते हैं हमारी संस्कृति, क्या साम्यताएं है दोनों में? मेरे हिसाब से अगर कहें, जो मेरे शुद्ध प्रबंध का जो उपसंहार है जी, उस उपसंहार में मैंने ये उपसंहार पे पहुंचा कि 95% हमारा सब एक ही है, म्यांमार और भारत का। जो भी, चाहे पर्व ले लीजिए, त्योहार ले लीजिए, कोई विधि विधान ले लीजिए, चाहे धार्मिक पर्व ले लीजिए, सामाजिक पर्व ले लीजिए, या सामाजिक शिष्टाचार और व्यवहार ले लीजिए, वो सब का सब हमारा है, सब एक ही है, सब एक है। जिस प्रकार से एक चावल को कोई पुलाव बना के खाता है, कोई बिरयानी बना के खाता है, कोई उसी का फ्राइड राइस चूरमा बना करके पिसान उसको बोलते हैं, आटा बना के, चावल के आटा बना करके अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं चावल। तो संस्कृति, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक, ये तीनों का जड़ भारत है। म्यांमार का भी भारत है। तो ये भारतीय संस्कृति को म्यांमार के लोग और किस तरह से देखते हैं? आदर्श, मतलब बहुत आदर। जैसे रामायण महाभारत यहाँ के लोगों को पता है? रामायण तो पता है। अच्छा, महाभारत के बारे में भी बेसिक तो जानकारी है, बेसिक जानकारी है अपने इसमें, लेकिन बुद्ध के बारे में तो है जानकारी। जितने भारत में लोगों को जानकारी नहीं है बुद्ध के बारे में, उतनी जानकारी तो है। भारत, बुद्ध कहाँ से है? तो भारत से है। तो किसी न किसी रूप में भारत से तो जुड़े हैं। इनका मैंने देखा है कि हमारे भगवान की जन्मभूमि भारत, इस हिसाब से
पहले ही उनको बहुत आदर करते वो भारत में। हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने ये भी सुना है कि रामायण से प्रेरित इनके नाम भी है। जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे मेरा नाम दशरथ है, तो रामायण से प्रेरित है, मेरे माता पिता ने वो रखा। तो यहाँ पर ऐसे कोई नाम से मुझे सीता का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, वो बताइए सर प्लीज। और जो बर्मिस में आप नाम सुनेंगे लड़कियों का, हाँ, तीत्या करके। सीता, हाँ, तीत्या मतलब सीता। सीता, अच्छा। और और वैसे भी भिक्षुओं में जब नाम रहते हैं भिक्षुओं के, सारे भारतीय संस्कृत नाम है। उदाहरण के तौर पर जैसे कुमार, कुमार, अच्छा, हाँ, राजेंद्र, विवेकानंद, ये बर्मीज भिक्षुओं के नाम होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत भिक्षुओं के। हाँ, एक ही ये बौद्ध धर्म के कई देश हैं। अच्छा, थेरवाद बौद्ध धर्म को मानने वाले 5 देश हैं। अच्छा, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है जी, ये थेरवादी माने जाते हैं। अच्छा, सबके देश में अपने अपने नाम है, अपने नाम के साथ में उनके अपना देशीय नाम भी जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ, बर्मा ही एक ऐसा देश है हाँ, जो यहाँ के भिक्षु का एकदम शुद्ध संस्कृत नाम, संस्कृत नाम या पाली नाम कह लीजिए, पाली कहो या संस्कृत कहो, है वही, हाँ, वही है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है, एकदम शुद्ध रूप में। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ पर रामायण पठन होता है, यहाँ पर होता है ऐसे भिक्षुओं में या फिर सामान्य लोगों में? है ना, एकदम पाली के बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे अपने यहाँ सुंदरकांड है, हनुमान हाँ। चालीसा, ऐसे वैसे यहाँ भी पाली में है, ग्रंथ है। अच्छा, पाली में हाँ है, पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। जैसे अब रामायण में अखंड रामायण का पाठ होता है, वैसे ही इनके त्रिपिटक के पाठ होते हैं रामायण के। हाँ, रामायण के जैसे ही, यानी जिसको लगातार स्वर भी नहीं टूटे। हाँ, उस समय जैसे अखंड रामायण यानी 72 घंटे का होता है, हाँ, ऐसे ही त्रिपिटक के पाठ भी 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का ऐसे रहता है, बराबर चलते रहता है बिना किसी व्यवधान का। अच्छा, तो परंपरा तो वही है। मूल एक, हाँ, तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं, किंतु हाँ। भाव एक है। भाव एक है, भाव एक है। तो सर ये जो अभी धर्म है हिंदू और बौद्ध, ये दोनों में जैसे अभी पूजा पाठ में आपको लगता है दोनों सेम सिमिलरिटीज है दोनों के इसमें? एकदम जी, एकदम। जिस तरह से वो अभी इस विषय पे अगर कहे तो हमको अलग से एक एपिसोड करना पड़ेगा। अच्छा, जरूर करेंगे सर, हाँ। बट एक संक्षिप्त में बता दीजिए। हाँ। छोटा एकदम वही है, जो अपने यहाँ है वो यहाँ है। हाँ, कुछ बातें जो है भाव से संबंधित है जी, उसमें कर्मकांड का स्थान बहुत कम है यहाँ। अच्छा, हाँ, भाव से है, भाव से वो करते हैं, और हमारे यहाँ भाव भी है, कर्मकांड भी है, दोनों है दोनों है जी। हिंदू में भाव के साथ साथ कर्मकांड है, यहाँ भाव के साथ साथ कर्मकांड नहीं है, भाव है। तो ये अच्छी बात है यहाँ हाँ, के काफी अच्छी बात। ये बुद्ध धर्म का एक बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल है, मध्यम मार्ग। जी, मध्यम मार्ग, तो ये बहुत उधर भी नहीं गए, बहुत इधर भी नहीं गए, बीच का रास्ता, जिससे जीवन सरल हो, सही हो जी, वो है। तो सर का ये टॉपिक था थीसिस का, पीएचडी का, जिन्होंने सांस्कृतिक जोड़ भारत में, भारत और म्यांमार में क्या है। सर ने 2-4 एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, काफी अच्छे रहे। और हम, जैसे सर ने कहा कि ये काफी बड़ा विषय है, हम इससे जरूर बात करना चाहेंगे। हमारे सीजन 2 जब आएगा तो हम पर्टिकुलरली हिंदू और बुद्धिज्म दोनों के प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो हमारा अगला सेगमेंट है काम की बात, जिसमें हम हमारे अतिथियों के बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं उसके बारे में जानते हैं। कि तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है, तो हम उनके सामाजिक कार्यों के बारे में जानेंगे काम की बात में। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपना जीवन भारतीय मूल या भारतीय संस्कृति और बुद्धिस्ट संस्कृति के लिए समर्पित किया है। तो जैसे कि हम बिजनेस करते, हमारा परिवार है, आप सन्यासी हैं सर? आपके मन में पारिवारिक जीवन के ऐसा है कि पारिवारिक जीवन तो घर गृहस्थी नहीं है जी,
गृहस्थ नहीं हूँ। अच्छा, तो आप और- अनमैरिड है, अटल जी की तरह। हाँ, वो क्योंकि सब आदर्श तो वही है, वहीं से आता है। और जिन्होंने संघ के शुरू किया था वो खुद स्वयं डॉक्टर थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, महाराष्ट्र से इतना। महाराष्ट्र से, नागपुर से। फिर उनके बाद में परम पूज्य श्री गुरु जी हुए, और फिर बाद में बाला साहब जी, फिर बाद में रजू भैया, हाँ फिर सुदर्शन जी, अभी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी है, जी। और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्या वो गृहस्थ है या परिवार के है, तो नहीं है। क्या सन्यासी है, तो नहीं, सन्यासी भी नहीं। हम एक साधक है जी, साधक है। अब वो कोई सन्यासी मान ले, मन की भाव है, हमारे मन में है कि हमारे कुछ नहीं है, हम साधक है, साधना करना है। और ये बात कब आई, जब मैं कभी पढ़ रहा था तो एक बार मुझे मिला कि क्यों चाहिए ये सब, क्यों करना है। तो एक श्लोक मिला जो मेरे मन में आज तक बैठा हुआ है। कौन सा श्लोक है सर वो? वो है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। जी। यानी उसका अर्थ ये है कि मुझे कोई राज्य चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, या अच्छे कुल में, परिवार में, या अगले जन्म में एकदम संपन्न परिवार में जन्म हो, ये सब की कल्पना जी। कल्पना है कि कैसे लोगों की हम सेवा कर पाए, बस एक ही उद्देश्य है। तो अपने पूरा अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। लोगों के लिए सुन, और उसी समर्पण के लिए न मेरे मन में आज भी समाज हो, कोई अलग अलग संस्थाएं हो, कोई जातियां हो। अब जैसे मैं यहाँ हूँ जी सर। ब्रह्म देश में, भाग्य से हमारा जन्म यहाँ का है। जी सर। तो यहाँ के जो भी समाज है वो हमारा समाज है। चेहरे हमारे अलग हो सकते हैं, खान पान हमारा अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत हमारे सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक मातृभूमि से उत्पन्न जुड़े हुए संतान है। जी। तो माता भूमि ही पुत्रो हम प्रतिव्याह। अच्छा। हाँ, ये धरती माता हमारी माँ है, हम उसके सब संतान हैं। तो इसीलिए सब जब हम उसके संतान है, यानी हम सब भाई बहन हैं। अच्छा, तो जितना जहां तक हो सकता है सबके साथ आपस में जुड़े रहे। समन्वय करना, आपस में जुड़ के चलना, आपस में मिलजुल के रहना, आपस में एक दूसरे के सहायता करना, सहयोग करना, ये मेरा शुरू जीवन से का उद्देश्य रहा। उद्देश्य रहा। इसीलिए मैं कभी कहीं भी अगर बर्मी समाज में, बर्मिस परिवारों में या संस्थाओं में जाता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी गैर के यहाँ जा रहा हूँ, अपने ही घर जा। हाँ। और किसी हिंदू या अपने हिंदू परिवारों में गया तो ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं एकदम अपने में ही जा रहा हूँ। अच्छा। एकदम समान भाव रहता है, ये भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं, दोनों अपने हैं। दोनों अपने हैं। जी। तो सर ये जहां अभी हमने जाना कि आप संस्कृत के शिक्षक हैं, आप जो विद्यालय है या फिर यूनिवर्सिटीज है वहां पर आप पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में। उसके अलावा डॉक्टर रामनिवास जी किन संगठनों से जुड़े हैं और वो क्या काम करते हैं, मैं जानना चाहूंगा। संगठन तो एक ही है, सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ। जी। उसी संगठन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हो वही 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 है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खाली भारत के लिए है। अच्छा, भारत के लिए। ओके। भारत के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। अच्छा। फिर भारत के बाहर जो है अलग अलग एक नाम होता है, हिंदू स्वयंसेवक संघ। जी। और हमारे यहाँ है सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ। सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ। ओके। उसी नाम से, उसी से जुड़े हैं, उसी के छत्र छाया में काम करते हैं। और सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ का मतलब ही है एक संस्था नहीं है। संघ का मतलब होता है परिवार, और परिवार का मतलब होता है सारा समाज। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए सबके साथ जितने भी, यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, मैं बौद्ध समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, और ये जो हिंदू संस्था है, इंटरफेथ ग्रुप है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और हिंदुओं का तो जितने हैं सब अपने हैं, अपने तो कहने की बात ही नहीं है। तो मेरा लगभग सब भगवान की दया से कह लीजिए, या अपने सभी बड़े लोगों के शुभकामनाओं से, आशीष से, सबके साथ में मेरा आना जाना है। अच्छा। हाँ, किसी भी संस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में, यहाँ तक कि आप क्रिश्चियन में भी कहो कि कहीं आपको तो उंगली दबाना है तो मैं कहीं ना कहीं से आपको निकाल के ला लूंगा। हाँ, अगर मुसलमानों में मेरा अनुभव है। हाँ, एक चीज के लिए हम आपसे मिले थे,
वहां बैठे बैठे आपने तकरीबन 10 से 12 संगठन के मुखिया जो होते हैं, हेड होते हैं, उनको आपने फोन किया कि दशरथ मिलना है आपसे, आप प्लीज मिलिए करके। गणेशोत्सव में 2022 के दौरान आपसे तो मैं तो जानता हूँ आप काफी लोगों से कनेक्टेड है। अब रामनिवास जी की दिनचर्या क्या है? रामनिवास जी क्या करते हैं? दिनचर्या तो अब ऐसा है कि यात्रा में रहने वाला व्यक्ति बहुत दिनचर्या को संयमित करके नहीं चल सकता है जी। अगर हाँ अपने यहाँ पर है, रंगून में है, तो मेरा दिनचर्या में परिवर्तन होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है, ऊपर नीचे, कभी इधर कभी जैसे जैसे काम आता है। कई लोग बाहर से आ जाते हैं, कुछ जरूरी काम है, प्रायोरिटी वो है, प्रमुखता उनको देना। हाँ, मेरा प्रमुखता नहीं है। मेरे भोजन के समय हो गया, कहीं मैं भोजन कर रहा हूँ और कोई बहुत जरूरी काम हो गया तो भोजन गया खड्डे में, मैं काम दे जाता हूँ। पहले काम करना है। पहले काम जी। सोने का समय हो गया या सो रहे हैं, अगर काम आ गया तो मैं काम को प्रमुखता देखता हूँ। सोना बाद में, वो बाद में भी हो सकता है, प्रमुखता नहीं है। प्रमुखता पहले है। भोजन शयन मेरे जीवन में प्रमुख नहीं है, कार्य प्रमुख है। कार्य आपके पहले होता है। और जो भी कोई मेरे पास, चाहे वो समाज के रूप में आए, व्यक्तिगत के रूप में आए, उससे मेरे विचार मिलते हो न मिलते हो, वो मायने नहीं रखता है। जी। अगर वो आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ वो करके देना मेरा सिद्धांत है और मैं इसी रूप में काम करता हूँ। इसीलिए मेरा सामान्य दिनचर्या वैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक सामान्य है कि भाई सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। काफी लंबा दिन होता है आपका। हाँ, लंबा दिन होता है। इसी बीच में मेरा मिलना है, सवेरे उठ करके तैयार होकर के शाखा जाता हूँ, शाखा से आने के बाद में नाश्ता करके और फिर मेरे को जहाँ पढ़ाने जाना है तो पढ़ाना जाना है, किसी फंक्शन में जाना, संस्था में जाना है, कहीं कहीं मिलना है, कहीं कुछ करना है, किसी व्यक्तिगत मिलना है, वो सब मेरा रूटीन चालू रहता है। उस तरह से चलता है। बढ़िया है सर। और रात्रि को जब मैं लौटता हूँ तो अभी तो पहले तो स्वयं अपना कपड़ा भी धोना है, अच्छा। प्रेस भी करना है, वो सब भी चलता था अपने स्वयं ही। अब तो थोड़ा बच्चे हैं, मदद कर देते हैं, मदद करते हैं, तो सारा काम फिर भी मैं लगभग 8 बजे 9 बजे, हमारे मराठी में से स्वावलंबन कहा जाता है कि पूरा सेल्फ डिपेंडेंट ही। तो आपका ऐसा कोई डेली रूटीन नहीं है, किंतु आप सुबह 5:30 उठते हैं? रूटीन नहीं है, लेकिन मैं व्यस्त रहता हूँ। व्यस्त रहते हैं, अच्छा। हाँ वो तो मैं कहने का मतलब वही है। और कुछ नहीं होगा तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ अध्ययन या कुछ नया प्रोजेक्ट? जैसे अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो बुद्ध धर्म में ये जैसे अपने हनुमान चालीसा सुंदरकांड होता है ना, वो ऐसे है यहाँ भी। अच्छा। हाँ, उसको परित्त बोलते हैं। ओके। परित्त जो है वो पाली में यहाँ सब हर घर में बोलते हैं, हर व्यक्ति बोलता है, आते हुए जाते हुए, ये सब। मेरे मन में एक आया है कि उसको थोड़ा सा अगर संस्कृत में करें जी तो उसका क्या रूप हो सकता है, अच्छा, और कैसे उसका ये हो सकता है, तो मैंने भी एक प्रयत्न किया है, जो उसका काम चल रहा है। वैसे कई बार किताबें तैयार करनी होती थी अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, बच्चों के लिए, इसके लिए, तो वो भी मैं तैयार करके कुछ दे दिया है। पढ़ाई भी चल रही है, बच्चे पढ़ते भी हैं और कुछ आगे करने का भी है जी। तो मेरे को क्या होता है, असल में समय नहीं मिल पाता है, फिर प्रवास पे जाना होता है मुझे कहीं ना कहीं, और ड्राइव भी सेल्फ करता हूँ, दूसरे के ड्राइवर पर विश्वास नहीं और ड्राइवर भी नहीं रखता। वैसे देखा अभी हम खुद ड्राइव करके आए। तो सर आप भारतीय दूतावास के साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक विषयों में काफी देर, तो वो जुड़ाव क्या है, थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे आप क्या? ऐसा है कि वो तो एक राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध है वो भारत का जी। वो भी इस देश में भारत और म्यांमार के, बर्मा के दोनों देशों के संबंधों के लिए करने के दो एक दूसरे को परस्पर सहयोग के लिए जी है। तो जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ में मिलना, उनके साथ में समन्वय करना, सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे को समझने समझाने में सहयोग करना, उस हिसाब से वो संबंध है। और एक मैं हिंदू होने के नाते वहां भी जो अधिकारी हैं, जो सारे आते हैं, तो वो भी तो वही है जी। करेक्ट। तो स्वाभाविक है। अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी आते हैं जो हाईली एकदम
आप देखें तो काम सरकारी काम में है जी या विदेश सेवा में है जी लेकिन बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिज्म है उनके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद में अपने को भी प्रेरणा मिलती है। खासकर इंडिया सेंटर की जब स्थापना हुई पिछले 4 सालों के पहले, उसके बाद काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या इनिशिएटिव हो, चाहे वो इस्कॉन के साथ हो या उत्तर प्रदेश बिहार एसोसिएशन हाँ, हो, बहुत तमिल एसोसिएशन, बहुत 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 काफी अच्छा जोड़ रहा है पिछले बहुत भारत। अच्छा चल रहा है। और एक क्या हो गया है कि पहले कुछ काम होता था छोटे छोटे रूप में भी होते थे अलग अलग संस्थाओं को। हर काम के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना चाहिए। जी अब वो इंडिया सेंटर हो जाने से, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हो जाने से अब किसी चीज से परमिशन लेने की, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर होती भी तो फास्ट हो जाती है, मतलब चीजें नहीं, काफी नहीं, तेज। वो है नहीं, अच्छा वो है ही नहीं, सरकारी पक्ष रहा ही नहीं। हाँ, अब अनुमति चाहिए तो इंडिया सेंटर का प्रयोग करने की अनुमति चाहिए, वो मिलती है, देते काफी भी अच्छी हैं। पॉजिटिव हाँ, डेवलपमेंट है, बिकॉज मैं तो हमेशा देखता हूँ हर एक समाज के, चाहे तमिल समाज हो, हिंदू समाज हो, उत्तर प्रदेश बिहार के एसोसिएशन हो, हाँ, सब हाँ, जन सब हर एक अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वहां पर आयोजन करता है। अब और हमेशा मैं आपको वहां पर देखता हूँ एज अ प्रमुख अतिथि। प्रमुख अतिथि नहीं, मैं तो उनमें से एक समाज प्रमुख। में, हाँ, हाँ जैसे समाज के हैं, मैं भी सबसे आग्रह यही करता हूँ कि हर समाज का कार्यक्रम हाँ। भारत यहाँ म्यांमार में 10 कम्युनिटी है, जी 10 प्रांतों के लोग हैं या भाषा भाषी के लोग हैं, जी सबका कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए, मेरे मन में एकदम ये रहता है। हाँ, अब क्या आशा होती कि वही हो जाए। हाँ, और मैं यही कहता हूँ कि वहाँ करो। बिल्कुल तो कई चीजों से, एक तो बाहर समस्याओं से बच जाते हैं और दूसरा एक अपने केंद्र सांस्कृतिक में जुड़ाव जुड़ाव होता कि है। हर भाषा हर हाँ, प्रांत के लोग एक साथ एक जगह पर एक जगह पर आए, तो इसीलिए वहाँ बंगाली समाज का कार्यक्रम हुआ, तमिल समाज का हुआ, आंध्र समाज का होगा, उड़िया समाज का होगा, हाँ हाँ, मारवाड़ी समाज का होगा, जी। यूपी बिहार समाज का होगा, गुजराती सब समाज, गुजराती सबका। समाज का होगा, सबका वो एकदम बहुत अच्छा। चीजें और होते जब ये जुड़ते हैं तो वो भी जुड़ते हैं, ये भी जुड़ते हैं, हाँ। दोनों जुड़ते हैं, और दोनों जुड़ते हैं तो वही तो काम है, एक हमारा काम ही है। भारत निकल के आता, म्यांमार में एक भारत निकल भारत। के थे जी। बट ये बहुत सही रहा कि सर अभी जैसे हमने देखा है कि म्यांमार में आप पूरी तरह से अपना पूरा समय इस चीज को देते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं डॉक्टर रामनिवास म्यांमार के सांस्कृतिक चीजों का, या आप अपने जीवन का भविष्य क्या देखते हैं आगे? हमने आपकी प्रवास देख लिया कि आप बचपन से लेकर अब तक आपकी जो एजुकेशन एंड देन आपका सामाजिक कार्य, आगे डॉक्टर रामनिवास जी क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसा इसका कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हाँ। कि जीवन का लक्ष्य है कि आपको एक बात बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के बचपन में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, जी सर। और वो पढ़ा था कि उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। अच्छा, स्वामी विवेकानंद। तो आपका लक्ष्य क्या है जीवन में सर? तो मैं वही बता रहा हूँ। जी जी। तो मैं ये बाद में जब थोड़ा सा बचपन में ही कहीं पढ़ लिया था ऐसे, तो बाद में ध्यान है कि पहले तो दुनिया कहती है कि उठो, जागो, जी फिर उठो। जी। यहाँ कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो और जागो। अच्छा। यहाँ पर मन में एकदम ये चक्कर हुआ कि ऐसे क्या है, तो ध्यान में है कि उठो ये है कि मतलब खड़ा हो जाओ, फिर जागो, जागो मतलब समझो, देखो, अनुभव करो, वो है जागना। ये नींद से जागना नहीं है जी। ये सबके अनुभूति करना ये है, तब वो ध्यान में है को तो हमें कहाँ पहुंचना है, तो हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो वहां पहुंचना है। अच्छा। तो सर्वांगीण विकास आज ही हो जाएगा, 2-4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सतत चलने वाला प्रोसेस है। ये तो प्रोसेस में काम को करते रहना, चलते रहना, चरैवेति है, उपनिषद में है, यही जीवन का लक्ष्य मूल है या जीवन का लक्ष्य है। तो कम से कम अपने समय में, अपने काल में, यानी अपने जीवन काल में कोई चीज प्राचीन समय से चल रही है, उसको चलाए रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा। हाँ, बाकी तो ठीक है, चलते चलते और कोई काम होते हैं, करते रहेंगे, करेंगे, लेकिन ऐसा ये कर लेंगे, वो प्रचार कर लेंगे, वो बना लेंगे, ये निर्माण कर लेंगे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। कोई चलते चलते जो हो जाए, भगवान की कृपा। अच्छा,
अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान को मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, या अपने लिए अभी वो अपने उसमें नहीं है। जी जी। हाँ, मैं इसे मान के चलता तो हूँ। आपका फ्यूचर में यही देखता हो कि समाज के लिए आपको काम करते रहना है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, बट आप हमेशा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते रहेंगे, ये आपका फ्यूचर आप है। और मेरे एक वो कहते हैं ना कि गीता अभी कल ही गीता इसको जयंती हाँ, का था, गीता महोत्सव था। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहना ही अपना अधिकार है, बाकी हम पीछे नहीं। तो मैं वही कहता हूँ, मेरे भी मन में वही बसा हुआ है एकदम, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिल जाएगा, ये लक्ष्य अपने आप पास आते रहेगा। बिल्कुल। और नहीं भी मिला कोई और पीछे से आएगा, आ रहा होगा, जो आप उसे हैंड ओवर कर देंगे, नहीं विरासत में है। हैंड ओवर करना तो ये किसको बोलते हैं, बिजनेस या कोई ये हाँ उसमें होता है, सांस्कृतिक में, सामाजिक जीवन में। संस्कृति में हैंड ओवर नहीं होता है, आपके गिरने से आगे तो पहले फिर- पहले कोई आगे संभाल लेगा। जी जी, करेक्ट। ये है संस्कृति, ये है धर्म, और यही है समाज। समाज इसी हाँ, लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूं तब तक कर रहा हूं, मेरे बात को, जी और उसी में वो दुखी रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन धर्म के काम करने वाला, समाज का काम करने वाला, संस्कृति के काम करने वाला, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप करते जाओ, पीछे से कोई आ जाएगा, पीछे जी, बिल्कुल सही। एकदम आप गिरने से पहले कोई आ जाए, वो ध्वज संभाल लेगा। अच्छा, तो रामनिवास जी को हम इसी तरह से आगे भी समाज के लिए काम करते हुए देखेंगे। तो सर एक सवाल है, थोड़ा सा शायद पर्सनल हो सकता है। जब आपने कहा कि तकरीबन आपके जीवन के 30-40 साल पूरी तरह से आपने शिक्षा के बाद आपने पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और समाज का हर सामाजिक व्यवस्था ऐसी ही होती, तो आपको जो सम्मान मिलता है, सारी चीजें, तो आपको कभी नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ा कि लाइक जेलेसी, जैसे आपका बहुत कंट्रोल नियंत्रण है अपने आप पर, किंतु समाज है, समाज में हर तरह से लोग आते हैं कि रामनिवास जी इतने आगे बढ़ रहे हैं, इनको इतना सम्मान मिल रहा है, हर समाज में बुलाया जा रहा है, तो आपको कभी ये नेगेटिव कमेंट्स या आपके बारे में कहीं बुरी बातें ये कभी सुनने को आई है, ये कभी इसका सामना करना पड़ा है? स्वाभाविक है, क्योंकि हम मानव समाज में है ना जी। तो मानव समाज में जो जो भी बीमारियां हैं वो सबके साथ में आती हैं। अच्छा। हाँ, मेरे लिए आई ये कोई बड़ी बात है ऐसा नहीं है। अच्छा। ये सारे महापुरुषों की जीवनी में अगर आप देखते हैं तो सबके जीवन में आया है। भगवान राम के जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में, भगवान बुद्ध के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में, स्वामी दयानंद के जीवन में, जितने भी महापुरुष हुए सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटी हुई है। अच्छा। वो स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। जो आपको समझेगा वो कहेगा ये संत आदमी है, हाँ, और जो नहीं समझेगा वो बोलेगा हमारा मजदूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, तो आपको भी इस ये चीजों सब का सामना करना पड़ा? रोज ये तो नित्य प्रतीक है। बिल्कुल। अब ये आपको बताओ, बड़ी अजीब की बात है। हाँ बिल्कुल, बताइए सर। अब यहाँ कोई भगवा वस्त्र पहना होगा, हाँ, वो चाहे बौद्ध भिक्षु हो, चाहे हिंदू हिंदू के प्रचारक साधु हो। सन्यासी हो, लोग देखो तो कैसे एकदम पग में उसके पड़ जाते हैं, अच्छा, है ना। बिल्कुल। और वो सब उनको मान लो हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, सब है, लेकिन हम इस सामान्य वेश में हैं। तो उनको लगता है ये क्या है, और जब वही उन्हीं को लगता है कि अरे इनके गुरु तो ये है, इनको समझाता है, पढ़ाता है, बताता है ये, तो उनको आश्चर्य होता है। लेकिन आश्चर्य होने का भी कोई बात ये नहीं, तो क्योंकि हमने जीवन ही ऐसा लिया है कि हमें कोई अलग से अटेंशन नहीं चाहिए, अलग से ध्यानाकर्षण, विशेष ध्यानाकर्षण करने के लिए तो है ही नहीं हमारे जीवन में। पर जिस क्षेत्र में आप, वो आ ही जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए खड़े हुए तो आप उठकर दिखेंगे। आप 100 लोगों को अगर संबोधित कर रहे हैं तो 100 लोगों की आंखें आप पर होगी। आपने क्या पहना है, आपका भाव क्या है, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब पर नजर होती है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये तो जैसे आपने कहा कि मानव जाति है, सब ये बीमारी सबके साथ आती है, सारी चीजें। तो वही जानना था कि आप कैसे इसका मुकाबला करते हैं? नहीं, मैं तो इसमें मैं भी मानव हूँ। अच्छा, मानव हो तो विचलित तो थोड़ा बंग होता है। होता है। हाँ, होता है। फिर दूसरे क्षण में फिर कुछ न कुछ उसके
यही मानवता का यही मेरे ख्याल से प्रिंसिपल है कि इंसान है, ईर्ष्या, जेलसी, क्रोध, लोभ किसी चीज का होना ये आम सी बात है और ये आता ही है, पर उस पे नियंत्रण रखने वाला श्रेष्ठ इंसान होता है। वही एक कभी कभी इसमें हमको एक भगवान बुद्ध की बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ और मैं कहीं भी बोलता हूँ बताता हूँ तो यही कहता हूँ हाँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध कहा करते थे। जी और वो था कि वो कहते थे ए ही पक्षी को आओ और देखो। अच्छा हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ आइए, संबंध करिए, एक बार बात करिए तो सही। हाँ थोड़ा 2 कदम 4 कदम साथ चल के तो देखिए, फिर मैं क्या हूँ वो मुझे मालूम पता है। चल जाता मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं सही है। है। तो उसे चेहरे मोहरे से तो लोगों को लगता है कि बहुत क्रोधी आदमी है। सचमुच में क्रोध भी रहता है। क्रोध इस बात के लिए रहता है कि जिसको सामान्य ज्ञान होना चाहिए वो नहीं रहता है, तो उस पर क्रोध आता है। बिल्कुल मेरे को भी क्रोध आता है। मैं बड़ा स्वभाव क्रोधी था। पहले तो और था, अभी तो कम हो गया है। लेकिन एक रहता है कि हाँ, क्रोध अगर भी आता है तो वो योग्य क्रोध होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कोई क्रोध किया तो जरूरी है। मैं पढ़ाता हूँ, विद्यार्थी है वो बहुत बड़ा है, वो प्रोफेसर भी होगा जी रहते हैं। मैंने प्रोफेसरों को भी पढ़ाया है। अच्छा और मंक को तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं सब। जी जी तो जब मेरे विषय आता है, विषय बताना समझाना, उसके बाद नहीं आता तो फिर क्रोध तो आता ही है। बिल्कुल मैं डांटता भी हूँ, अच्छा बोलता भी हूँ, और उनको ये भी कहता हूँ कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भला आपका हो वो मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरे को ये क्रोध आ रहा है। बिल्कुल सही है। मेरे को क्रोध करने के लिए क्रोध नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन जब तक आपको मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ आपको ऐसे चोट न लगे और आप तैयार न हो, ऐसे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने आपको क्रोध किया है। अगर मेरे से गलती हो तो आप मेरे को क्षमा भी करना है, जी लेकिन ये उचित है इस समय, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो लेकिन उन सब बातों के बाद मैं फिर वही कहूंगा, यही पक्षी को आइए और देखिए देखिए स्वयं। बिल्कुल सही बिल्कुल अब हमारे हमने एक स्पेशल सेगमेंट क्रिएट किया है। सर के बारे में आप जो जानते हैं कि जनवरी 2025 में उन्हें जो विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें जो सर्वोच्च सम्मान होता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान, उससे उन्हें नवाजा गया है। स्वयं भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम उसके बारे में सर से बात करना चाहेंगे। सर फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन आपको इस चीज के लिए कि विदेश में बसे भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान आपको मिला है। ये सम्मान जो इसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए अपने जीवन का ये उद्देश्य होता है, किंतु आपको वो सम्मान मिला है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर कि आपका अनुभव क्या रहा है इस बारे में। और जैसे कि मैं जो पढ़ा बहुत सारे आर्टिकल्स में, न्यूज़ में हमने देखा, जब आपका सम्मान हुआ भारतीय दूतावास में, हर एक संगठन ने आपका सम्मान किया, तो आपने जो संस्कृत भाषा का प्रचार है म्यांमार में, उस चीज़ को लेकर मिला। तो अगर मैं सही हूँ तो बट पूरा और विस्तार से जानना चाहूंगा आपका ये सम्मान क्या है? उसमें तो क्या है कि शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने के लिए इस प्रकार से वो पुरस्कार मुझे मिला है। जी सर। लेकिन वो मुझे नहीं मिला है। अच्छा। ये यहाँ के अपने भारतीय समाज जो है, उस समाज को मिला है। मैं उसका एक प्रतिनिधि हूँ। हाँ। मैं जरिया प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि वो इसी प्रकार के काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा। और एकदम गुमनामी में काम कर रहे हैं, उनका कोई नाम भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। जो जहां है वहां जहां से जितना बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन वो मेरे भाग्य में आया कि मतलब मेरे मूर्ति में आया वो कि मैं मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरे भारतीय समाज का सम्मान है, वो ऐसा मैं मानता हूँ। और ये विदेश में बसे हुए, भारत के बाहर बसे हुए जो भारतीय मूल के लोग हैं जी, उनकी जो कुछ सेवाएं हैं, ओके,
जो उस देश में अपने समाज के लिए या उस देश के लिए कर रहे हैं, उसका एक भारत सरकार ने एक संज्ञान लिया है कि ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ भारत सरकार की ओर से होना चाहिए। ये बात भी सही है कि जब घर ही नहीं पूछेगा हाँ, तो बाकी कौन पूछेगा। बिल्कुल सही है। तो ये एक प्रकार से भारत सरकार ने वो किया भारत है सरकार का एक और उपक्रम किया है है। और और जहां तक मेरे को मिला है या भारतीय उसके हिसाब तो मेरे पहले भी एक व्यक्ति को यहाँ मिल चुका है, गोयनका श्री बनवारीलाल गोयनका जी को। तो उन्होंने तो बहुत काम किया है। वो तो व्यापारी थे, उनका संबंध संपर्क भी सभी समाज में था, बर्मी समाज व्यापार कह के अलावा लीजिए। समाज के लिए उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और वो भी एक अपने समय के अपने युग के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सर्वदूर परिचय और पहुंच अच्छा, दोनों था। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति तो थे। उनके बाद आपको मिला है, तो उनके काफी बाद मुझे मिला है, जबकि मैं इसमें बहुत उनके अगर तुलना में देखें तो मैं उतना अभी हूं नहीं। जी बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है सर, आपने भी काफी और अच्छे क्षेत्र में काम किया है। दूसरी बात ये होती है कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ करता हूँ। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ, अभी भी सोचता हूँ रात को सोते समय, तो ऐसा लगता है कुछ नहीं किया अभी, और बहुत कुछ बहुत चीजें कुछ बचा। करना है। बिल्कुल, खैर, ये तो एक मन के भाव है मेरे, और मेरे व्यवहार में भी वही रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कुछ करने के बाद ही मेरे को संतुष्टि नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, सचमुच में करना है, मुझे दिखाई दे रही अभी तक। लेकिन ये भारत सरकार का कह लीजिए या यहाँ के भारतीय राजदूतावास के जो अधिकारी राजदूत हैं और उपराजदूत हैं या काउंसलर लोग रहे हैं, अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं, उनके मन में ऐसे कहीं लगा होगा कि ये व्यक्ति योग्य है अच्छा, और ये सब जगह कर रहा है। उन्होंने इसका संज्ञान लिया होगा और उन्होंने इस बात को रखी होगी, प्रस्ताव रखा होगा। प्रस्ताव रखा होगा। बिल्कुल। मेरे को तो जब नाम की घोषणा हो गई तब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है। अच्छा, और उसके पहले मेरे को कहते भी रहे कि आप करो, हम्म, आप एप्लीकेशन दीजिए। जी, मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया। हाँ, मैं दूसरों के लिए करता रहा। अच्छा, हाँ, कि इनको मिलना चाहिए। जैसे बिल्कुल, होता है ना संस्तुति करना हाँ, किसी के बारे में, अनुमोदन करना हाँ, है। अनुमोदन करना, वो मैं करता रहा हूँ। जी, तो मिला, लेकिन इस बार अच्छा। मेरे ही उसमें था। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीय सम्मान ये विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे वहां पर भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, काफी सारे अवार्ड्स होते हैं। उसी तरह का एक अवार्ड है। जो व्यक्ति या जो संगठन या कोई भी बिजनेसमैन भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए या किसी और क्षेत्र में जिससे कि भारत की संस्कृति, व्यापार, इसका प्रचार हो, जो काम करता है उसका रिकमेंडेशन जाता है भारतीय दूतावास से, और उसके तहत फिर भारत के राष्ट्रपति वो अवार्ड उन्हें हैंड ओवर करते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं उस व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहा हूँ, इसीलिए हमारे इस मंच की गरिमा बढ़ी हुई है। सर, ये अवार्ड जो होता है, अवार्ड के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां तो आती हैं, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज आती है। जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, एक हमारे दर्शक शायद जानना चाहेंगे कि इसके साथ क्या क्या सुविधाएं आती है। सुविधाएं बहुत कुछ नहीं है। जी सर। जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो हमें सारे देशों के कुल 25 लोग थे, 27 लोग थे, जी, जिसमें से मैं एक था। तो सबको एक प्रमाण पत्र, अभिनंदन पत्र जिसको कहते हैं, वो मिला है और एक मेडल है। जी सर। हाँ, ये 2 चीजें हमें मिली है, बाकी तो छोटी मोटी चीजें अलग अलग रहती है। और सुविधा नाम का चीज कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ एक अधिकार हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं। एक आपके काम के बारे में एक प्रकार से भारत सरकार ने गौरव किया। गौरव किया है, अच्छा, वो भाव। उसके अलावा सर जैसे अभी कुछ चीजों को लेकर, जैसे ट्रैवल, हाँ, वो तो स्वाभाविक है। जब भारत सरकार या किसी भी सरकार के मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा कि जब वो कुछ आपको सम्मानित करती है तो आपके घर से लेकर के घर पहुंचने तक जी, वो सारी सरकार खर्चा करती है। अच्छा, उसके अलावा भविष्य में कुछ ऐसे सुविधा होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जी, ऐसा कुछ नहीं जैसे है। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, जैसे भारत रत्न होता है तो शायद भारतीय सरकार के द्वारा गेस्ट हाउस या उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलता है। वहाँ है,
अच्छा, तो वो भारत रत्न के बारे में वैसे है, हाँ। लेकिन ये प्रवासी सम्मान के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। तो सर ये जब सम्मान देते हैं तो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को उनसे भी रिकमेंडेशन लेते हैं या सिर्फ भारतीय दूतावास, हम भारतीय दूतावास। बाकी किसी तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? अच्छा, तो सर ये हमने देखा है कि सर्वोच्च सम्मान है विदेश में बसे भारतीय, तो कब लगता है सर आपके जीवन का सार्थक हो गया या कुछ अकम्प्लिशमेंट आपको इस चीज का लगता है? मुझे याद भी नहीं है अभी भी, और एक क्षण के लिए भी हाँ। मुझे नहीं लगा है कि मुझे ऐसा सम्मान मिला है आज तक। जी सर। और वो अगर पूछेंगे को कहाँ है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा वो। हाँ। ओके। जबकि बहुत से लोग होंगे कि शायद एकदम सजा सजा के करके रखे और होंगे। ये करके रखेंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, हाँ, इतना आभास जरूर है कि बहुत विश्वास से कि भारत सरकार ने आपको दिया है, यानी मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम को अनुमति प्रदान किया है, उस काम को मुझे और ज्यादा से ज्यादा करना है, मैं इतना ही समझता हूँ। जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बढ़ गई है, जी। इतना ही समझता हूँ। और बाकी कुछ भी अपेक्षा, आकांक्षा हाँ। या कुछ चाहिए हमें नहीं। अगर इसी सम्मान पर दूसरे जगह होता, दूसरे व्यक्ति के पास होता, तो बहुत कुछ हो सकता था। कर सकते हैं, करते भी हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। हाँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं, वैसे अपना जो काम है साधना, उस साधना पे चलते रहो। यानी यहाँ भारतीय समाज ने, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने, संस्थाओं ने सम्मानित किया। मुझे बड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं अनइजीनेस, असहज महसूस होता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी क्यों? अटेंशन क्यों है? मिलना। हाँ, बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। काम जो करना है हमें तो और काम करना है। बिल्कुल सही। ये मेरे को फिर से सम्मान करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। हाँ, इतना जरूर है, मेरे मन में रहता है कि जब ऐसा किसी के बारे में भी कोई सम्मान होता है या ये होता है, वो क्या काम कर रहा है, उस काम में क्या सहयोग कर सकते हैं, ये समाज को जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि वो व्यक्तिगत काम का नहीं है, सामाजिक काम का है। सामाजिक काम के लिए। और सामाजिक काम कोई बैठे बैठे दूर से अपने माध्यम से वो समझ करके अगर किसी को कुछ कहता है, अच्छा, या कुछ करता है, तो इसका मतलब उस काम का महत्व है। बिल्कुल। और उस महत्वपूर्ण काम में हम क्या कर सकते हैं, एक तिनका भी अगर हमारा सहयोग हो तो वैसे काम में सहयोग करना चाहिए, वो जरूर अपनाना चाहिए। तो आपका इन जनरल ये मानना है कि अवार्ड से जो आपने किया है वो काम अच्छी राह पर है, उसकी एक रिसिप्ट आपको मिली है और उसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल गया कि हमें जो सही राह पर है उसे आगे चलते रहना होगा। सर अगला सवाल मुझे मेरी ओर से आपके लिए है कि आप इस अवार्ड के दौरान भारत के राष्ट्रपति जी से मिले, उसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, आपसे, आप लोगों से मिलना होता है, उनमें से आप एक होते हैं जो दुआ होते हैं, दुआ इजन कनेक्ट मराठी में उसे कहते हैं। तो कैसे लगता है सर आपको, जहाँ जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, पॉलिटिशियंस मिलने के लिए कतार में होते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको नहीं भेंट मिल पाती, किंतु आप उनसे मिलते हैं, कैसे लगता है सर आपको? नहीं, मेरे को तो एक ही लगता है कि भगवान ने शायद मेरे को ये काम दिया है जी, उस काम के अनुरूप मुझे उनसे मिलना है, या किसी से भी। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित होना या होना ऐसा नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता ना। यह है कि शायद मैं इस काम को मैं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा चयन हुआ है। अच्छा, और मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सबका सपना होता है, आज हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतने लोग एक्साइटेड, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन तैयार होते थे, उनको नहीं मिल पाते, लेकिन आप हमेशा उस फ्रेम में होते हैं बिना किसी इससे। तो आपको कैसे लगता है इसके बारे में कि जीवन में मैंने कुछ किया है, लगता है कभी आपको सर? वो नहीं लगता है मुझे, ये लगता है कि शायद इस काम को मैं सामंजस्य कर सकता हूँ, समन्वय बैठा सकता हूँ, ये मुझे एक अवसर मिला है, इसीलिए मुझे इस काम को करना है। इतना ही मुझे लगता है। बाकी आज भले लोग बहुत बातें सोचते होंगे, हाँ, सपना सोचते होंगे, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये शायद मैं ही कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे को भगवान ने चयन किया है, आपके द्वारा प्रतिनिधि बना दिया। बिल्कुल। सर अब ये क्यूरियस हमारी जनता थोड़ी सी इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से, मैं आपको, और मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि जिज्ञासा है कि आप अब तक कौन से बड़ी हस्तियों से मिले हैं? जैसे अभी तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से मिले हैं,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, ये तो मेरे दो ज्ञात में है। ये भारत के है, भारत के, उसके अलावा भारत के हैं वो भारत के मुझे बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति अ, भैरव सिंह शेखावत, उनसे मिले, उनसे ओके, मिले। उनके भी जब उनका स्टेट विजिट हुआ था तो उनके साथ आप यहाँ की सरकार ने मुझे उनके साथ में अच्छा भाषांतर के लिए रखा उस था। डेलीगेशन में आप थे। उसके अलावा और कोई सर जिनसे आप मिले हैं जो भारत में काफी बड़े ओहदे पर है भारत सरकार ने? ये नित्य क्रम में रखना चाहिए बस। ये अच्छा, हाँ, वही इनके। बाकी वैसे अटल जी से, अडवाणी जी से, उनसे मिले हैं आप, अटल हाँ, जी से, सब अडवाणी जी से, अटल जी से। अच्छा सर, ये मोदी जी आज के तारीख में काफी पॉपुलर और वेल नोन फेस है भारत सरकार के। भारत के विदेश में मोदी जी एक मुद्रा करके मोदी जी हैं। तो मैं जानना, मोदी जी से आपकी कभी ऐसे 1-to-1 बात हुई है, वार्तालाप आप उनसे? शायद याद उनको भी नहीं है होगी, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत हाँ, अर्थात काफी लेकिन हुई है। अच्छा, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा राजनीतिक नहीं, एज अ वो पर्सन। व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए, हम्म। पहले तो कमल है, जी, जल में रह खिलने वाला करके है। भी वो कमल है, ऐसे वो व्यक्ति है। जी, लेकिन अध्ययन बहुत बढ़िया है, अच्छा, हर चीज को एकदम छोटी से छोटी, यानी एक छोटा बिंदु से लेकर के जी, वो पर्वत तक की कल्पना उनके दिमाग में एकदम स्पष्ट है। अच्छा, और इतिहास के बारे में जितना ज्ञान उनको है शायद एक प्रोफेसर को भी नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, जो आपका अध्ययन उनके हाँ, बारे में। हाँ, उनके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब बोलते हैं, अब तो खैर आयु भी हो गई, ये हो गया, मैं तो जब युवा अवस्था में थे तो जो धारा प्रवाह वो बोलते थे, ऐसा वक्ता तो अटल जी ही थे, या ये उसके बाद मोदी जी। ऐसे धारा प्रवाह। आप अभी तो पिछले 13 साल से वो 12-13 साल से भारत के प्रधानमंत्री है। उससे पहले भी आप ही की तरह वो भी प्रचारक थे भारत में। उस दौरान कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? उस समय भी आपसे मुलाकात हुई? अच्छा। उसी समय से ही जानते हैं। अच्छा, उसी समय से आप जानते हैं। अच्छा, अच्छा, बढ़िया, बढ़िया। तो मोदी जी को काफी बिफोर प्राइम मिनिस्टर, बिफोर चीफ मिनिस्टर, तब से आप उनको जानते हैं। बढ़िया बात है सर। और बात वही, मैं वो कहाँ कल्पना थी जब यहाँ आए थे, हाँ, और राष्ट्रपति से मिल करके जब राष्ट्रपति भवन से जब बाहर निकले, हाँ, तो मैं ही दुभाषिया था यहाँ, हाँ, हाँ। तो चले गए। तो वो जब आगे दोनों बैठ गए तो मैं पीछे जाकर बैठा, अच्छा, जो प्रोटोकॉल रहता हाँ, है, बिल्कुल। तो पीछे जाकर बैठा, उनकी बात शुरू हुई, जो बोलना था मैं बोलते गया, जो वो बोल रहे थे अच्छा, आप उनको ऐसे बता। ट्रांसलेटर काम मतलब उनके लिए ट्रांसलेटर का काम किया हाँ, है हाँ, आपने? हाँ। जब और वो ये बोलते थे, उनको बोलता रहा, वो बोलते थे, उनको बोलता रहा। उनका यहाँ का जो ट्रांसलेटर था वो बैठा रहा बेचारा। बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो वो करते रहा। करने के बाद में वो जैसे बात वार्ता समाप्त हो गई, उठ के चले गए। हाँ, एक्चुअली बड़े व्यक्ति की यही एक डेफिनेशन होती है, उनके एक लक्षण होते हैं कि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज देयर। अगर वही उद्योगपतियों में या फिर अपने आसपास की लाइमलाइट में रहते, तो शायद आज लोगों से इतना ना जुड़ते वो। उनका सबसे बड़ी खासियत है वैचारिक। मैं तुमसे उनसे हर नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि इतने वर्षों के बाद वो यहाँ आए हैं और नाम मेरे याद है। हाँ, और जहाँ जिस स्थान पर है, जहाँ जिस प्रकार के माहौल में है, उसमें से नाम को याद करके और आवाज देना, हाँ, बुलाना, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी उपलब्धि है। ये सोचने से भी परे की बात है। बिल्कुल सही। फिर जब दूसरी बार आए तो भारतीय कम्युनिटी से मिलने की बात थी, वैसे व्यवस्था की गई थी। हाँ। तो सारे देश भर के लोगों को तो मैं जानता ही हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए एक एक का परिचय कराते कराते आगे चला, ये हुआ सब। तो आपको परिचय की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने जान लिया आपको। नहीं, मतलब सबका परिचय मैं करा रहा हूँ, तो हाँ, स्वाभाविक है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो काफी अच्छी बात है ये, और बड़ी उपलब्धि भी है सर, ये आप उनसे कनेक्टेड है। जैसे आप भारत सरकार से, भारतीय दूतावास से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से मैं जानना चाहूंगा आपका म्यांमार में कनेक्ट क्या है? पॉलिटिकली, नॉट इन द अदर वे, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल कामों के थ्रू ही म्यांमार सरकार से या म्यांमार प्रशासन से आपके किस तरह से के संबंध है और किन लोगों से आप जुड़े हुए हैं? ये देखिए, ये बड़ा क्षणिक चीज होता है। और ये विशेष करके यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो ये परिवर्तनशील है। हाँ,
किनसे संबंध रहा है अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब किनसे है ये भी मेरे को लगता है कि कोई बहुत आवश्यक नहीं हाँ, है। बिल्कुल है। ये एक ऐसी चीज नॉन है, पॉलिटिकल चीज़ मैं हाँ, बता ये रहा एक हूँ। ऐसी चीज है कि जहाँ समाज के लिए, देश के लिए, सरकारी अधिकारियों से या बाकी लोगों से होना, तो क्या है, देश के बारे में क्या हम सोचते हैं, देश के बारे में हमें क्या करना है, उसके लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस भाव से संबंध अच्छा, आपको रहा है, आज भी है, आज भी है। क्या और जो मान आपको भारत सरकार, भारतीय दूतावास से मिलता है, उसी तरह का सम्मान क्या आपको म्यांमार सरकार और प्रशासन से मिलता है? इसको क्या कहूँ, किसे कहूँ, कैंडिड वे में कहीं नहीं, उसमें ऐसा है कि उसका जो मेरे साथ जाते हैं कहीं, हाँ, वो नाम सुनते ही और जिस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, हाँ, उससे पता चल जाता है उससे कि पता चल जाता है कि हमारा क्या है संबंध और क्या वो सम्मान सम्मान है, उनके मन में आपके लिए क्या भाव है, वो क्या पता चल भाव है। तो अच्छा है दोनों ओर से। एक्सेलेंट कह नहीं सकते इसको। अच्छा, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा समन्वयक, जो भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है म्यांमार से, एक जो इंसान है, एक व्यक्ति है, उसके अलावा वो पॉलिटिकली भी लोगों से कनेक्ट होता है और संस्कृत मैंने कहा भाषा, जैसे आपने ट्रांसलेटर का काम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए और सामाजिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। तो इन अ ट्रू वे यू आर अ समन्वयक एक्चुअली कन्वेयर दोनों के बीच में बस वही। चीज़ें हाँ, और ये सब चीजें ऐसी है कि ये मेरे को, मैं किससे जानता हूँ या किससे क्या, वो मेरे लिए वो ज़्यादा नहीं मायने है। नहीं मैं रखता। नहीं भी, मुख्य क्या होता है कि जैसे कहो कभी ना कि कभी आप कोई चीज बातें बता देने के बाद में हाँ, फिर वो उसका वैल्यू कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, ओके, ओके, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो संबंध है, संपर्क है, उतना ही रखना है, और उसको एक्सपोज करने से अच्छा, कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी कहीं आज भी किसी भगवान की दया से और सभी लोगों की शुभकामनाओं से कहीं भी जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो जो एक योग्य सम्मान मिलना चाहिए या जो ध्यानाकर्षण होना चाहिए, वो रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, वो है भगवान अच्छा, की दया से। हाँ, तो सर एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट में आपके लिए कि हमने जाना कि आप काफ़ी ऊँची हस्तियों से आपके संबंध रहे हैं। वो जानते हैं आपको, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टिल अडवाणी जी, अटल जी से आप मिले हैं प्रीवियसली और अभी म्यांमार सरकार में भी, प्रशासन में भी आपको जो सम्मान मिलता है। हम जैसे लोग या सामान्य लोग जब भी आपका कनेक्ट होता है तो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कैसे यूज़ किया गया उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित था, बहुत सारे लोगों का। आपको कभी ऐसा लगा सर कि इस चीज़ का मेरे पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए किसी चीज़ के लिए या फिर आपको लगा कि मेरा एक काम है उनसे अप्रोच करो यूँ हो जाएगा काम बिकॉज़ वो सम्मान आपने पाया है। ऐसा कभी लगा? नहीं, कभी नहीं लगा, और मेरे मन में पर्सनल कुछ आता भी नहीं है। जी। अगर कहीं आता भी है कभी, तो मुझे मन में लगता है कि अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए क्या लाभ हो सकता है, अगर कहीं लाभ जोड़ने के ज़रिया हो। जरिया अगर दिखा, तो उसी लाभ पर रहता है, बाकी व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। तो आप कभी उसका मन विचलित नहीं होता उस चीज़ को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल नहीं। और मेरे मन में कभी कामना भी नहीं रहती है अच्छा, कि इनसे मिलने के मैं क्या कर लूं, उनसे मिलके क्या कर लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एकदम स्पष्ट मत है। मैं ये जो है समाज का है। समाज का है, समाज का है। आप प्रतिनिधि समाज का जो आपको सम्मान मिल रहा है, समाज की वजह एक से बार मिल रहा है। बात हुई, एक सरकार ने एक संस्था बनाई, हुँ, अराकान में समस्या हुई, तो इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना, तो कमीशन में मेरा भी नाम आया। उस वक्त मैं प्रवास में था, शान शेख में था, तो उसमें मेरा नाम आया, तो हमको जानने वालों ने फोन किया कि भाई तुम्हारा नाम आया है उसमें। तो बोला अच्छा क्या है, हमको तो पता नहीं। बोले नहीं नहीं, वो आ जाएगा सब। आ गया, तो उसमें बड़े बड़े लोग थे, सब अलग अलग फील्ड के सब। अच्छा, तो ऐसे ही सबके सामने बैठ के बात हो रही थी, तो बोले कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आपके पास तो ये है वो है, तो आपको तो बहुत प्रपोजल होगा हाँ, बाहर आता है। में। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, आप लोग को सोचना ठीक है, मेरा प्रपोजल बहुत था।
भारत में था, भारत के बाहर भी था। बिल्कुल अगर मैं उस पे होता तो आज मैं आराम से बैठ करके कुछ भी कर सकता था बिल्कुल सही है अपने जीवन के लिए। लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरी मातृभूमि की सेवा करनी है, इसलिए मैं आया। ये बड़ी बात है सर। आप जो इस तरह से, जैसे आपने कहा कि आपका उद्देश्य पूरी तरह से साफ है कि मेरे समाज के लिए मुझे करना, बहुत अच्छी बात है सर। समाज के साथ साथ ये देश, हाँ बिल्कुल, समाज है नहीं देश। हाँ देश, ये जी, देश, बिल्कुल ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। कर्मभूमि है, सब कुछ है। और दूसरी बात क्या है कि भारत और म्यांमार ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से भी जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये कैसे जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है वो कैसे बना रहे, हाँ वही सोच है आज भी। बिल्कुल सही। किसी भी रूप में ये भारत के लिए ये देश अन्यथा हो जाए, दूसरे रूप ले ले या दूसरे रूप में आ जाए, यहाँ की प्रजा आ जाए, कुछ है, ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं कभी नहीं रहता है। हमेशा ही रहता है कि बस जैसे है ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त बने रहना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। कोई सोच है और उसी में काम होता है। अच्छा, उसी बिल्कुल पथ पर मैं चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अगले सेगमेंट में। और ये एक अलग तरीके से मैंने इस शो के लिए, इस एपिसोड के लिए एक सेगमेंट बनाया है, जिसमें हम बात करेंगे म्यांमार में बसे भारतीय मूल के लोग, जो काफी बड़ी संख्या में हैं। तकरीबन उनके टोटल पॉपुलेशन के 2% जो लोग हैं, दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, आइदर दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। बहुत सारे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, जो प्री इंडिपेंडेंस इट वाज अ ब्रिटिश इंडिया कंप्लीटली। सो म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे इंडिया माना जाता था। तो उस टुगेदर मूल के तकरीबन 3 से 4% लोग हैं। और खासकर जो अभी इंडिया ओनली 1 से 1.5% उनके आबादी के टोटल इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो उनके बारे में सर से जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से शायद ही कोई म्यांमार में होगा जो इतने करीब से और इतने डिटेल में जानता होगा कि यहाँ पर बसे भारतीय मूल के लोगों का जीवन क्या है, उनके बारे में जानेंगे। सर पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका जो द नेचर ऑफ योर जॉब, कि आप सब लोगों से मिलते रहते हैं, हर संस्था से, संगठन से, समाज से। तो मुझे जानना है कि यहाँ पर कौन से समाज के लोग हैं, मीन्स क्षेत्र से, जैसे यूपी हो गया, बिहार, आंध्रा, और उनका क्या प्रोपोर्शन इनके पॉपुलेशन में, और ये कहाँ कहाँ रहते हैं म्यांमार। इसमें अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत की बसावट है जी, उसी प्रकार के बसावट में यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। अच्छा, ओके। तो बर्मा जैसे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखें, बर्मा यानी ये बर्मा नाम है, असल में ब्रह्म देश, ब्रह्म देश हमारे। म्यांमार भी ब्रह्म का ही अपभ्रंश है। अच्छा, हाँ, म्यांमार कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा 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 म्यांमार। अच्छा, ओके। ये अपभ्रंश, ब्रह्म का अपभ्रंश है। अच्छा, ओके। ये यहाँ के लोग भी मानते ही है। हाँ, जो विद्वान लोग हैं वो तो सब मानते ही हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सामान्य लोगों का तो इतना नहीं है। हाँ, लेकिन ये ब्रह्म का अपभ्रंश ब्रह्मा है। अच्छा, और वो म्यांमार उच्चारण होता है। ओके। यहाँ पर लगभग 200 नगरों तक में अपने भारतीय मूल के लोग हैं, कम या ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा है तमिल, सबसे ज्यादा तमिल समाज है। उसके बाद में यूपी बिहार समाज है। अच्छा, उसके बाद में फिर तेलुगु समाज है जी, फिर अब पहले तो संख्या अच्छी थी, हाँ, अब कम हो गई है। लेकिन सिख समाज, उड़ीसा के उड़िया समाज है, बंगाली समाज है, हाँ, सिख समाज है, पंजाबी समाज है। यानी पंजाबी समाज, सिख समाज कोई अलग से नहीं, पंजाबी समाज है। और मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो है खेती में, किसानी के काम में, किसान के काम। तमिल भी किसान ज्यादा। अच्छा, किसान या मछुआरे टाइप के वैसे है। आंध्र के भी ज्यादातर वही, अच्छा, आंध्र लेबर के काम में या म्यूनिसिपलिटी जैसे काम में ज्यादा रहे। तो ये अलग बिहार जो है वो ज्यादातर खेती में, चौटका, हाँ, चौटका, जियावाड़ी, हाँ, ये
खेती बाड़ी में है। हाँ। जैसे भारत में आप देख लीजिए, उत्तर में पंजाब, हिमाचल, जम्मू हरियाणा। कश्मीर ये सब है, तो ये सारे पहाड़ी इलाके के लोग पहाड़ी इलाके में ज्यादा मिलेंगे। लाशो मिचिना हाँ हाँ उसे हाँ, कहते ऐसे हैं। अच्छा, टाउन हाँ, जी वगैरह ये सब हाँ, पहाड़ी इलाके। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ही अगर लें मध्य में, तो ये सब इधर प्लेन्स मध्य में मिल में जाएंगे, मिलेंगे, हाँ, जहाँ प्लेन्स पर में मिलेंगे। हाँ, और एकदम साउथ में जाते हैं तो तमिलनाडु समुद्र के किनारे, नदी हाँ, के उसके किनारे, आंध्र आंध्रा में है, प्रदेश, उड़ीसा के लोग, हाँ, उड़ीसा के लोग, कोस्टल एरिया, हाँ, कोस्टल एरिया। तो ऐसे ही इधर के भी सारे कोस्टल एरिया में ज्यादा वो मिलेंगे। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग कृषि कार्य में ही रहे। अब धीरे धीरे अब इतनी पीढ़ियां बदल गई, तो पहले यहाँ भी था। अच्छा, एक नेपाली में एक कहावत है, हाँ, वो कहावत ऐसा है कि बंगाली कोटमा, हाँ, नेपाली गोठमा, हाँ, ओडिया रोडमा। हाँ, यानी नेपाली जो है वो गोपालन में है, अच्छा, ओके, हाँ। बंगाली जो है वो कोर्ट में है, हाँ, मतलब बाबू न्यायालय में, ने, हाँ, न्यायालय न्यायालय में, में, अच्छा, हाँ। और ओडिया रोड में है, यानी रोड बनाने में, सड़क बनाने में, अच्छा, हाँ। तो ऐसे हर कम्युनिटी के बारे में एक एक पद्धति है, कहावत या कहावतें रही सामाजिक है व्यवस्था है समाज उनके, की व्यवस्था हाँ, में। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो जितने पहले प्राचीन काल के जो रेलवे ट्रैक बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, ये सब ओडिया समाज के द्वारा बनाया हुआ है। अच्छा, ओडिया समझ हाँ बने हैं, हाँ अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। बढ़िया, इसीलिए बर्मा में स्टेशन को बोलते हैं बूटा। हाँ, बूटा का मतलब बूढ़ा। अच्छा, हाँ, बूढ़ा असल में बूढ़ा शब्द से वो बूटा बन गया। अच्छा, हाँ, तो बूढ़ा मतलब जहाँ बूढ़े लोग रहते थे। हाँ, तो बूढ़े कौन, तो वहां से जब आए थे लोग तो थोड़ी आयु थी, और सामान्य जो जनसंख्या होती थी उसमें वो थोड़े वृद्ध लगते थे। अच्छा, और वो रेलवे ट्रैक बनाते हुए तो कहीं एक जगह रहते थे, फिर आगे एक बना, फिर वहां गए, वहां रह गए। तो कहाँ जा रहे हो, तो बूढ़ा के पास जा रहा हूँ, बूढ़ा के पास जा रहा हूँ। वो करते करते बूढ़ा बन गया, हाँ, और उसमें एक परिवर्तन आ गया, और उसका नाम आज स्टेशन हो गया, अच्छा, और वो सब चला। उसी तरह से चलता है, बढ़िया, लेकिन इतना जरूर है कि अधिकांश लोग कृषि के काम में हैं। कृषि के काम में। कृषि के काम। और सर ये कृषि के काम में इनका अभी ये पूरी तरह से जिसे भाषा का जो कंजर्वेशन हमारे मराठी में जतन कहते हैं उसे, मैं देखो तमिल लोग सर वेरी हार्डकोर तमिल, मतलब अपने भाषा को ऊपर रखते हैं। जो मेरे कमल भी देखता हूँ मैं कि तमिल में बात करते हो अपने समाज में। मैंने उत्तर प्रदेश बिहार के जो 14 के लोगों को बर्मा, उन बहुत लोगों को बर्मीज नहीं आती बट हिंदी आती है सारी चीजें। बट हाँ, जैसे सिख समाज हो गया, धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से बर्मीज हो चुके हैं वो सारी चीजें में भाषा में। तो आपको क्या लगता है कि भाषा का जो कंजर्वेशन होता है या जो आगे बढ़ा संरक्षण, उसका संरक्षण, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? और हिंदी जैसे 14 का क्यू में, और तमिल भाषा, ये दोनों प्रमुख इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, वो अभी भी डीप रूटेड है और वो बहुत इसी, उसका रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि उसके कारण, मेन कारण है कि जब आदमी परिवार से और समाज से जुड़ा रहता है तो ये सब बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है या जो कुछ बातें हमें बताई जाती है वो तो अपनी भाषा में है। अच्छा, तो जब तक हम अपनी भाषा नहीं जानेंगे तो हम उसको समझेंगे कैसे? बिल्कुल सही है। आज के हिसाब से देखा जाए तो भाषांतर तो बहुत सारी चीजों का है, सभी चीज का भाषांतर मिलता है, लेकिन कुछ तो है जो अपने से ही मिलता है। अच्छा, हाँ, हाँ, इसीलिए उसको कहा है माता, मातृभाषा, हाँ, मातृ धर्म, मातृ कुछ भी हो उसको माता से जुड़ा है। बिल्कुल, हाँ, जैसे हिंदू तुलसी को माता मानता है, हाँ, वो कोई किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, कोई भी भाषा भाषी हो, बिल्कुल, तुलसी दिखेगा तो माता के समान नमस्कार, गाय दिखेगी तो माता के समान नमस्कार करेगा, नदी कहीं दिख गई तो गंगा के समान उसको नमन करता है। तो ये हमारे रक्त में है। अच्छा, इसके कारण से, और इसीलिए एक कहावत है कि जब तक अपनी भाषा का ज्ञान ना हो तो बाकी भाषाएं कितना भी हो उसका आनंद जो है उसी भाषा में ही। बिल्कुल सही, अपना भोजन जो हम जिसको बचपन में खाए हैं वो जब तक नहीं होता है हाँ, तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलती हो। तृप्ति नहीं मिलती है। बिल्कुल, आपको बताओ जियावाड़ी चौकिया के एक हाँ, कहानी, हाँ, बिल्कुल,
कहते हैं दूध के साथ में नमक नहीं खाना चाहिए, अच्छा, है पक्का है, ये सारा साइंटिफिक सिद्ध किया हुआ बात सही है बात, हाँ। डॉक्टर। लेकिन चौदगा जियावड़ी में जब तक वो दूध भात और अचार और सब्जी डाल के मिला के नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरता। आप कभी, मैं तो खैर समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं भी कभी कभी ले लेता हूँ। हैं, अच्छा। हाँ, हाँ। कुछ भी होगा देखा जाएगा, वो दूध चावल या दूध रोटी, फिर सब्जी भी चाहिए जिसमें नमक भी है, मसाला है, सब कुछ है, अच्छा, अचार भी चाहिए, वो भी है, सब कुछ अच्छा, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो खाने के बाद में जो आनंद होता है या जो तृप्ति होती है, हाँ। वो बाकी आपको सोडरस व्यंजन रखो तो भी नहीं है तृप्ति। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग यहाँ पर हैं, उसका कारण क्या है? एक जो मैं सामान्य ज्ञान के हिसाब से मानूँ कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, भारत का ही पार्ट था, तो कोई पासपोर्ट की वगैरह ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। लोग व्यापार के लिए किसानी के लिए यहाँ पर आया जाया करते थे। यही रीज़न है या उसके अलावा और कोई रीज़न है? और उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि बिहार यूपी, मिनी यूपी, बिहार, चौटगा और फ्यू में बैठता है, तो उसकी स्टोरी भी मैं सुनना चाहूँगा, पर पहले इसका क्या रीज़न क्या है इतने लोग होने के? नहीं, ऐसा है कि उस समय ये बहुत प्राचीन काल से दोनों देशों के संबंध रहे हैं, आना जाना, जैसे कि आपने बताया कि भाई ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया तो ठीक है, ये तो बहुत अभी की बात है। हाँ। लोगों का आना जाना था पुरानी काल से। हाँ, यहाँ भी लोग बसे हुए थे, अच्छा, जो ये चेहरे हैं। हाँ, बाकी वैसे भारत के पूर्वोत्तर देखें, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ। नॉर्थ ईस्ट और यहाँ के लोगों में क्या अंतर है? बिल्कुल सेम है और रेस। पीछे और नीचे उतरते चले जाइए, हाँ, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, क्या अंतर है? बिल्कुल। चेहरे मोहरे में तो सब एक ही है, हाँ, संस्कृति भी एक ही है। तो उस समय से ही ये चलता रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहे कि जो यहाँ रहे वहीं रह गए, वहीं रच बस गए हाँ, जहाँ और परिवर्तन होते चला गया, कर्मभूमि को मातृभूमि बना लिया समय के साथ। मातृभूमि बना गया। फिर विवाह है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव है, व्यापार। सब पीछे चलते गया। अच्छा, तो बहुत से लोग पहले थे, नहीं थे ऐसा नहीं है, हाँ, और वो मिक्स हो गए यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। और हाँ, ठीक। और जो बाद में अंग्रेजों के समय में आए, तो जैसे चौदगा जियावड़ी है, तो हाँ। चौदगा जियावड़ी में उसी की कहानी मैं सुनना हाँ। चाहूंगा कि उसका एक कहानी है सर, कि वे राजा थे, फिर लोगों को किसानी के लिए इंडिया से, भारत से लेके आए। नहीं, वो तो वो थोड़ा बिहार में डुमराव नाम के जगह है। तो मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, म्यांमार में कुछ जगह ऐसी है, सेंट्रल म्यांमार में, जहां पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत से बाहर है, आपको लगेगा आप यूपी के या बिहार के किसी गांव में है। हमारे सारी सामाजिक व्यवस्था, जो कल्चर है, संस्कृति है, त्योहार है, उसी तरह से मनाए जाते हैं। उसके पीछे एक रंजक कहानी है जो मैं सर से सुनना चाहूंगा। सर मुझे बताइए कि क्या कहानी है वो कहानी ऐसी है, जो चौदगा जियावड़ी की कहानी है। वो कुंवर सिंह करके थे, हरि सिंह, उनको अंग्रेजों ने जमीन दिया था। राजा थे, राजा हरि सिंह। राजा नहीं थे, वो राय बहादुर को उपाधि मिली थी, वो सेठ थे, अच्छा, लेकिन राज परिवार में ही कहीं उस समय का उनका संबंध रहा संबंध होगा रहा। डुमराव से, डुमराव बिहार में है। बिहार में। तो उनको जगह मिली, जंगल था सब, हाँ, उसको आबाद करना था। हाँ, तो आबाद करने के लिए वो अपने लोग वहां से लेके आए, उत्तर प्रदेश बिहार से, लोग म्यांमार में लेके। म्यांमार में। और ऐसे लोगों को लेके आए कि जिनको 1 से 10 तक गिनती नहीं आती थी। अगर 1 से 10 मजदूरी के लिए सिर्फ, हैं? मतलब इसका मतलब उनका उद्देश्य सिर्फ था कि मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए, मजदूरी के लिए। और वहां से वो लेके आए, फिर लोगों ने जंगल, अक्षरशः जंगल साफ करके, कई लोग तो उसी में मरकब भी गए। अच्छा, हाँ, हाँ, वैसे आबाद किया हुआ वो जगह है उनका, उनके द्वारा, अपने अच्छा। भारतीयों के द्वारा आबाद किया हुआ जगह है। और जैसे आपको उत्तर प्रदेश बिहार के जो झलक लगेगा कि एकदम गांव में आ गए उत्तर प्रदेश बिहार के, वैसे चौदगा जियावड़ी में लगेगा। बिल्कुल। जब आप इधर दक्षिण में जाएंगे, हाँ, दक्षिण और पूर्व में, हाँ, मोलमीन है, मून स्टेट है, करेन स्टेट है, हाँ, तो आपको लगेगा कि एकदम आप तमिलनाडु में आ गए। अच्छा, लेकिन अभी तक लोग खाली चौदगा जियावड़ी ही ज्यादा ध्यान में रहता है, क्योंकि हिंदी भाषिक है। हिंदी भाषी है और उनसे मानने के बीच में पड़ता है, हाँ, आने जाने के लिए में कनेक्टिविटी रहती है, ये थोड़ा सा पीछे पड़ता है। अच्छा, उसका ये तो इसका समझ, तमिल लोगों के यहाँ पर आने का या ज्यादा संख्या में होने का क्या कारण है? जैसे भी इनका तो पता चल गया कि राजा या जो राय यहाँ बहादुर क्या थे कि
चेटियार थे, चेटियार लोग। वो चेटियार लोग तमिलनाडु के ही हैं। हाँ, एक चेट्टिनाड। एक जाति वो चेट्टीनाडु कहा जाता था पहले। हाँ। और जैसे अलग अलग प्रांतों में हाँ, पुराने नाम अलग अलग एक लोकेलिटी होती थी। जैसे बिहार में है हाँ, मगध है, फिर क्या बोलते हैं मिथिला है। हाँ। ऐसे अंचल अलग अलग अंचल हुआ करते थे। हाँ। वैसे ही ये तमिल चेट्टीनाडु होता था हाँ, तमिलनाडु में। हाँ। तो वो बहुत सारे बसे और लैंडलॉर्ड होते थे। लैंडलॉर्ड और मछुआरे भी होते थे वो। मछुआरे वगैरह तो बाद में आए से। हाँ, लैंडलॉर्ड होते थे, तो वो अपने खेती कराने के लिए वहां से बहुत से लोगों को लेके आए लेके तमिलनाडु। आए। अच्छा, तो उसका भी सेम रीजन वही है कि हाँ। खेती के हिसाब से। खेती के हिसाब से हाँ, आए गए, अच्छा। खेती के हिसाब से आए। इसी कारण से फिर बाद में जैसे जैसे सब आए, तो सभी जो कम्युनिटी कहीं भी चलती है तो माइग्रेशन किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है। बिल्कुल जो समाज में जो जो अलग अलग जगह पर अंग होते है, नाई भी चाहिए आपको, धोबी भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो सब माइग्रेट होता है फिर साथ में। बिल्कुल। तो वो सब जगह ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, आपको हाँ सब तो वो ये हिस्टोरिकल लॉजिकल रीजन है कि इतने संख्या में यहाँ पर इतनी संख्या में है। सर यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं कौन से त्योहार मनाते, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं? सारे त्योहार मनाते हैं। जो जो कुछ त्योहार तो ऐसे हैं कि वो अपने अपने प्रांत विशेष से संबंधित है, कुछ जाति विशेष से संबंधित है, वो सारे त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल दक्षिण भारतीय त्योहार है, दक्षिण भारत के लोग सब मनाते हैं, सब लोग। हाँ। अगर आंध्र प्रदेश के त्योहारों से कोई मतलब है तो यहाँ के आंध्र समाज के लोग सब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं वो सब मनाते हैं। तो वो सारे जो त्योहार वहाँ है वो यहाँ है, यहीं पर है। अच्छा, कोई अलग से। हाँ, एक त्योहार जरूर है जो ये बाकी सबको मालूम है कि ये बौद्ध धर्म प्रधान देश है। तो बुद्ध पूर्णिमा जिस प्रकार से इस देश के लोग मनाते हैं, उसी में अपना समाज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसमें सम्मिलित है। वो भी पर्व और त्योहार के रूप में मनाता है। अच्छा, और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध के जीवन के 3 घटनाओं से संबंधित है। अच्छा, जन्म, ओके, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण है, अच्छा, यानी मृत्यु। बिल्कुल, ये तीनों से संबंध है उसका, हाँ, बुद्ध पूर्णिमा का। बिल्कुल। तो इसलिए जिस भव्यता से वो मानता है, उसी भव्यता से यहाँ के लोग अपने भारतीय भी उसमें सम्मिलित होते हैं या संपन्न करते हैं। वो भी एक एक्स्ट्रा त्योहार है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। सर यहाँ पर जो अपना भारतीय समाज है, वहां पर जाति व्यवस्था अब भी मानी जाती है? जाति व्यवस्था है, क्योंकि भारत में हर चीज जो है ना, वो आजकल का नहीं है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो ये जो मान्यता वहाँ है वो मान्यता यहाँ है, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रही है। भारत में भी कम हो रही है, बिल्कुल समय। तो ये जो अपने उत्तर भारत के लोग ही जाति व्यवस्था मानते हैं या फिर तमिल सब मानते हैं? सब जगह पर जाति व्यवस्था भी मानते हैं, बट समय के साथ उनका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। दूसरा एक सवाल है, मतलब किस वे से पूछूं, बट मैं पूछ लेता हूँ उससे, जवाब जानना चाहूंगा। क्या आज भी भारत के लोगों को यहाँ पर दुय्यम नागरिक या सेकेंडरी सिटीजन कहा जाता है, या उनको वही सम्मान है जो म्यांमार नेशनल को है? राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो हम द्वयम कह सकते हैं, द्वितीय कह सकते हैं जी, लेकिन अधिकार की बात जहां तक आती है तो उसमें ऐसा नहीं है जी, द्वयम है। अगर आप उसमें है तो आपको भी है, या चाहे जो भी है वो सबको है, द्वयम नहीं। लेकिन ये कि राज्य प्रायोजित व्यवस्था नहीं है ये। अच्छा, ओके। अभी जैसे भारत में ही आप कोई राजस्थान का व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है तो थोड़ा सा आइसोलेट रहता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। गुजरात का है, उड़ीसा में रहता है तो थोड़ा सा आइसोलेट रहता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है। और हमारे ये ह्यूमन नेचर है। हाँ, कहीं भी ऐसे ही होता है बेसिक। बस बाकी वो ऐसा तो इनको कहीं बाहर ही नहीं समझा जाता आपको? नहीं। हाँ, बाहरी अब ये है कि उस परिप्रेक्ष्य में कि जब आईडी की बात आएगी, हाँ, तो उसके लिए भाई कि ठीक है, कहीं से जड़ तो आपको लेना पड़ेगा। तो जड़ भारतीय है तो भारतीय है, यानी आज के हिसाब से आप बाहर से है तो बाहर के हिसाब से तो आप वो फिर प्रूफ करो कि आप यहाँ के हैं। अच्छा, तो फिर वो उसका वो हर एक जगह पर है, बस वही। अदरवाइज
हिंदुइज्म भारतीय लोगों को सम्मान मिलता है यहाँ हाँ पर? हाँ, जितना सा- सम्मान, जितना व्यवहार कुशलता, जितना अपनत्व है, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को। अच्छा जी। तो सर आखिरी के 2 सवाल हैं मैं आपके लिए मेरे कि यहाँ पर समन्वय करके आपकी समाज से क्या अपेक्षा है कि जिससे भारत और म्यांमार के लोगों का जो बॉन्ड है, जो नाता है, वो और मजबूत हो, सांस्कृतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से। तो एज ए समन्वयक आपका क्या रोल है और आप क्या अपने समाज को किस तरह से समन्वयक बनाने की अपील करेंगे? नहीं, आप ये समन्वय तो देखिए, हम भाग्यशाली है कि हम मिडिल ईस्ट में नहीं पैदा हुए हैं, मिडिल ईस्ट में नहीं रह रहे हैं, जी जहाँ एकदम पूर्व और पश्चिम का अलग अलग हिसाब किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे देश में हैं, ऐसे भूमि पर हैं जो हमारा ही है, अच्छा सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। लेकिन वो सब होते हुए भी जहां तक भारतीय समाज की बात है, हिंदू समाज की बात है, तो हिंदू समाज अभी तक जितना समन्वय होकर के, परस्पर के समन्वय होकर चलना चाहिए, वो अभी तक चल नहीं रहा है। अच्छा और इसका सेटबैक होएगा। फिर सेटबैक क्या होएगा? हम अपनी चीजें खो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारा आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जी वो न हो, इसके लिए परस्पर के संबंध का मतलब बहुत कुछ बातें हैं। खाली संबंध का मतलब व्यक्ति व्यक्ति से जानना नहीं है। संबंध का मतलब है रोटी का संबंध, बेटी का संबंध, खान पान का संबंध, आने जाने का संबंध, लेन देन का संबंध, ये सारे संबंध होने, वो करने की बहुत जरूरी है जी। अभी भी थोड़ी सी मैं देखता हूँ कि किसी व्यक्ति में या किसी कम्युनिटी में थोड़ी सी कहीं संपन्नता आई तो वो समाज से कटता है। ये दुख की बात है। ये दुख की बात है जी। समाज से नहीं कटना। दुख सुख तो आता जाता वैसे होना, और संपन्नता होना, निर्धनता होनी, ये सब भाग्य, समय के समय भी है, भाग्य भी है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक समाज से जुड़ा हुआ है, समाज को छोड़े, समाज से छूटे यानी पेड़ से कटे। बिल्कुल। और पेड़ से छूटने के बाद में चाहे पत्ता हो चाहे फल हो, उसकी जिंदगी कितनी नाश होती होना है। सही। वो ना हो, वो हमको दिख रहा है। अच्छा वो इसलिए समाज को मेरे तरफ से या आपके इसे चैनल के माध्यम से एक नम्र निवेदन है जी कि भाई संपन्नता विपन्नता ये संसार का नियम है, वो रहेगा। किसी भी अवस्था में समाज से न टूटे, बिल्कुल सही है। समाज के साथ जुड़े रहे, कहीं भी हो समाज जुड़ा रहे। तो आज हम हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ी है, उसकी बाद पे पीढ़ी है, पीढ़ी तो सभी रहने वाली है। बिल्कुल अगर उनको हम अपने जैसे ही रखना है, अपने धर्म, संस्कृति, समाज के शिष्टाचार, व्यवहार जो उसमें रखना है, तो समाज से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और वो कम दिख रहा है, कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सही है। कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन जुड़ाव, भाव वो कम हो रहा है। भाव वो बनाया जरूर रखना है। उसी के अलावा सर भी तो कोविड के बाद संख्या थोड़ी कम हुई, जो एक्सपैट्स है, जो एनआरआईज कहा जाता है, प्रवासी भारतीय, जो भारतीय नागरिक है यहाँ पर बसते, मेरे ख्याल से कोविड के पहले अराउंड 7 से 8 हजार लोग थे, अब बहुत कम हो चुके। मेरा अंदाज है, गलत हो सकता है, 1,500 तक ही लोग बचे हुए। ये बहुत गर्व की बात है कि 6 पीढ़ियां यहाँ पर होने के बावजूद, आपकी, बहुत सारे तमिल कम्युनिटी की, आज भी वो अपने संस्कारों से, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। किंतु हम एक्सपैट्स में थोड़ा सा वो अंतर है। मैं 12 साल से बाहर हूँ। मैंने जैसे कहा कि सबसे पहली बात कि मैं भाषा से मेरा कमांड कम हो रहा है। मैं पूरी तरह से हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, पूरी तरह से मराठी नहीं बोल पाऊंगा, पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, सबका मिश्रण हो चुका है। तो हमारे समाज के लिए संस्कृति का क्या महत्व है? आप हमारे एक्सपर्ट दर्शकों को संदेश दीजिए कि संस्कृति का क्यों जरूरी है हमारे इसमें, वो थोड़ा बता के फिर हम अंत करेंगे इसका। इस मामले में मैं थोड़ा सा, इसमें मेरा सोच अलग है। अच्छा बिल्कुल बताइए सर। मेरा सोच ये है, मैं भी देखता हूँ अपने एक्सपर्ट जो भारत से आकर के यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, देखने के बाद बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जी कि कुछ यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो संपन्नता भी उनके साथ में है, मेहनत के अनुसार पे। बिल्कुल।
लेकिन दुख एक बात क्या है कि वो जो स्थानीय समाज है, हाँ विशेष करके भारतीय समाज, जी, उनसे जुड़ाव उनका कम है, कनेक्ट मिसिंग है दोनों के बीच। कनेक्ट मिसिंग है। और यानी वो अपने में जिंदा है और यहाँ का समाज वो अपने में है। वो यहाँ तक जाने का कोई उसका जरिया नहीं बन रहा है हाँ और उनका कोई यहाँ तक इधर आने का जरिया नहीं बन रहा है। हाँ बना भी है तो बहुत कम लोगों के, मतलब अंगुलियों पर गिन सकते हैं कि जो दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, इधर के उधर भी जुड़े हैं, उधर के इधर भी जुड़े हैं। हम्म। लेकिन जितना जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं है, अच्छा कहीं न कहीं एक मार्जिन बना हुआ है। अच्छा, उसके लिए बीच क्या में। कर सकते हैं सर? आपका कोई सुझाव है उसके लिए? उसके लिए तो कुछ न कुछ जो दुख सुख की बातें रहती है, वो आदमी तो जुड़ता है तो दुख सुख में ही जुड़ता है, बिल्कुल। या कुछ अपने जो यहाँ काम चलते हैं सामाजिक काम, उस समाज के काम में जुड़ना, वो कहीं न कहीं जुड़ाव के लिए मुझे वही लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे कई संस्थाएं काम करती है, हाँ, आते भी है जाते भी है, उसमें जुड़ना। बिल्कुल। और जुड़ते हुए क्या करना है कि हमारा समाज तो शुरू से ही जो कुछ भी खड़ा हुआ है, कोई अनुदान पे कोई चीज खड़ा नहीं हुआ है हमारे यहाँ। जी। और विशेष करके तो भारत और यहाँ की परिस्थिति में देखा जाए तो यहाँ तो कोई अनुदान नहीं है, जो बिल्कुल। कुछ है अपने बलबूते पे हुआ है। बिल्कुल सही है। अब उसमें समाज में थोड़े से जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, तो हम बढ़ तो हम रहे हैं लेकिन जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, भूमि के मामले में हम संकुचित होते जा रहे हैं, लैंड कम होते जा रहा है, बिल्कुल। खेती बाड़ी करने वालों के खेत कम हो रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। तो उसमें एक प्रकार से संपन्नता बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। और दूसरे क्या है कि कोई और राजनीतिक कारण बन गए जिसके कारण से नई पीढ़ी को पढ़ने का, सीखने का या वहां तक पहुंचने का वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस दिशा में भारत सरकार ने तो कुछ काम किया है, जो यहाँ के बच्चे अगर कोई पढ़ सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, पासपोर्ट है, जाके भारत में पढ़ सकते हैं बिल्कुल आगे। तो उसी प्रकार से यहाँ के जो स्थानीय जो काम चल रहा है समाज के लिए, जो जिससे समाज के लिए भला हो। अच्छा, वो हाँ, काम आप ये कोई दिखावे के लिए नहीं, तो समाज का भला हो, अपने समाज का, उस तरह ऐसे से काम में जो भारत के यहाँ पर रह के व्यापार कर रहे हैं लोग, कुछ न कुछ जोड़ के सहयोग करें, सहयोग की अपेक्षा है। समान जी, बिल्कुल सही है। आप मान लीजिए कहीं जो कहीं विद्यालय है, हम्म। अब है पढ़ने के लिए बच्चे हैं, पढ़ा सकते हैं ये है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि वो विद्यालय को संचालन करने में उनको समस्या है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर पड़ गए, और अनुदान तो आता नहीं जैसे अनुदान कहीं यहाँ से आता नहीं है। जी। तो ऐसे चीजों को सहयोग जितना आवश्यक है, ऐसा नहीं है, उतना कर जी, उतना करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जी। अब इंस्टीट्यूशन में तो हमारे ही लोग जाते हैं, बाकी बाहर के लोग, हमारे लोग बाहर चले जाते हैं दूसरे जगह, वो अलग अलग नामों से, अलग अलग संपर्कों के कारण से दूसरे जगह जाकर के दान कराएंगे, दे आएंगे, सब कुछ करेंगे। दान तो दान है, लेकिन अपना भी जो अगर उस प्रकार का काम है तो थोड़ा सा अपने लोगों को भी, क्योंकि ये ठीक है तो अपने लोगों के गर्व है, गौरव है, सम्मान है। अगर वो खराब है तो हम कितने भी भारतीय हो या हिंदू हो या हमारे चेहरे मिलते जुलते हो, अगर यहाँ का लोकल अगर वो खराब दिख रहा है तो उसमें हमारा इमेज भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो जोड़ जरूरी है आपके हिसाब से, इसीलिए उसकी समन्वय, समन्वय की हाँ, जरूरत है। समन्वय जरूरी है। बिल्कुल सर, इससे प्रेरणा मिलेगी हमें बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी बातें जानी है सर से, फिर भी मुझे लग रहा है बहुत और चीजें हैं जो मैं जान सकता हूँ उनसे। मेरा ख्याल है कि अब मैं सर से बात कर रहा था बिटवीन द ब्रेक्स कि ऐसे बहुत सारे विषय है, खासकर बौद्ध धर्म, जो भारत में सिर्फ हमें एक धर्म करके पता है कि भगवान गौतम बुद्ध की वजह से, किंतु उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी महानता क्या है, उसका हिंदू धर्म से जोड़ क्या है, इसके बारे में एक अलग से सीरीज बना सकते हैं। और सर ने उसके लिए पॉजिटिव इंटेंट भी बताया। और जब हमें समय मिलेगा जरूर मैं बुद्धिज्म और हिंदुज्म के क्रॉस कल्चरल चीजों पे, इफ आवर डायरेक्टर कमल एग्रीज, देन हम उस पर एक थोड़ी सी अलग सी सीरीज लाएंगे। द क्रॉस कल्चर बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, we'll try to get something new on that one with the help of Dr. Ramnivas ji, who is a scholar in both the topics.
तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में जानी। अब विदा लेने का समय आ चुका है। सर, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके साथ मैंने मन साझा किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ये नॉन कमर्शियल है, इसमें कोई प्रॉफ़िट या कि कोई चीज़ नहीं है। ये मेरी एक हॉबी है और उसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर सामने बिज़नेसमैन्स बैठते हैं। सामाजिक जिन्होंने समाज क्षेत्र में काम किया है, आप बैठते हैं। जो मैं 2 घंटे आपके साथ बिताता हूँ, मैं वो प्रेरणा आपसे लेता हूँ। ये मेरा स्वार्थ है इसमें, जॉब से। और आज मैं आपका जीवन प्रवास और नज़दीक से जाना, आपके विचार जाने, बहुत च चीज़ें जाननी बाकी है, वो हम जल्द ही जानेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ में नमस्कार अंतरात्मा से कि आपने मेरे को कुछ कहने के लिए, बताने के लिए एक अवसर प्रदान किया, मंच प्रदान किया। और मेरी कामना है कि आपका ये जो काम आपने प्रारंभ किया है अपने समाज में, छोटा या बड़ा है, कम या ज़्यादा है, योगदान सबका है। ऐसे लोग भी इससे आएंगे, प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे। भाई देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, 84 लाख योनि में सब अपने लिए जीते हैं। बिल्कुल। एक मनुष्य ही है जो कि अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी जीता था। उसमें कुछ जानवर भी कैटेगरी है जो अपने साथ साथ दूसरे के लिए जीते हैं। तो आपने एक जीवन में एक अच्छा, जो भगवान ने आपको जो गुण दिया है, उस गुण के आधार पर आपने शुरू किया है कि भाई कुछ जो अपने समाज के होनहार लोग हैं, जो अपने समाज के लिए कुछ अपने जीवन से, अपने व्यवसाय से कुछ सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने ले आना, उनके बारे में समाज के लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छा एक उपक्रम है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप इस काम में यशस्वी हों, भगवान आगे बढ़ाए और ये कर्म जो है। तो बहुत ही अच्छा था ये एपिसोड। डॉक्टर रामनिवास जी से हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जानी, उनका जीवन, उनकी शिक्षा, उनके सामाजिक कार्य और उनका सम्मान। उसी के अलावा उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है हम लोगों को। एंड आई एम श्योर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो म्यांमार में एक भारत जो बसा है उसे हम बहुत अच्छी तरह से आगे कैरी कर पाएंगे। हम ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें लाएंगे। बहुत सारे मुझे फीडबैक मिला कि हम बहुत सारे लोकल जो हमारे इंडियंस है, जो म्यांमार सिटीजन है बट उनके दिल में भारत बसता है, उनको बुलाया जाए। तो सर ने कुछ सजेस्ट किए हमें नाम, हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे और डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले सीजन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।